सबसे पहले शुरू करते हैं किसका? संबंध का। हम किसी से बात कर रहे हैं, वो किसी और से बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। मकई सुखाते हैं, गेहूं सुखाते हैं सड़कों पे, और मान लीजिए कि सूखने दिए हैं, अचानक से बारिश पड़ गई। अचानक से बारिश पड़ गई तो हम लोग तिरपाल लेकर के दौड़ते हैं, तिरपाल लेकर के उसको ढकते हैं। तिरपाल से ढकेंगे तो क्या है प्रोबेबिलिटी कि पूरा तरह से ढक जाएगा क्या? और इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सवाल बोर्ड में ऑलरेडी पहले पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का आपका क्लास शुरू करते हैं। बाबू आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं संबंध एवं फलन, जिससे अगर बात की जाए वेटेज का तो मुश्किल से इसमें 4 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कई बार देखा गया है कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जाते हैं। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, और आज हम आपको गारंटी देते हैं कि आज के इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपका बोर्ड में इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर से, इस रिलेशन फंक्शन से एक भी सवाल बाबू आपका छूटने वाला नहीं है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि रिलेशन फंक्शन में यानी संबंध एवं फलन में एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले बात की जाए बाबू इसमें रियल लाइफ की, कि रियल लाइफ में अगर हम लोग संबंध की बात करें तो संबंध होता क्या है। तो रियल लाइफ में हम लोग ढेर सारे संबंधों को देखते हैं, जैसे माता पिता का रिलेशन हम लोग जानते हैं, भाई बहन का रिलेशन जानते हैं, दोस्तों का रिलेशन जानते हैं, और भी बहुत तरह के रिलेशन जानते हैं। अगर दो त्रिभुज की बात की जाए तो कई बार हम लोग देखते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है, यानी उन दोनों के बीच में समरूपता का संबंध है। अगर दो रेखाएं लंबवत है तो उनके बीच में लंबवत का संबंध है, या दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनके बीच में समांतर का कुछ न कुछ संबंध रहा होगा। अर्थात हम लोग ढेर सारे संबंध को देखते हैं, यानी दो नंबर्सों के बीच में जो है संबंध को देखना है, और उसी खास प्रकार के संबंध को हम लोग आगे चल करके फंक्शन कहेंगे। तो अर्थात आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की सारी कहानियों को शुरू करने जा रहे हैं, और पूरा का पूरा एक शॉर्ट में बाबू आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसमें खत्म करने वाले हैं। और रिलेशन फंक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि वन शॉट है तो इसमें कुछ स्किप कर दिया जाएगा, नहीं बाबू, पूरा डिटेल्स में जो है रिलेशन फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, और एक भी कॉन्सेप्ट इसमें छोड़ने वाले नहीं है। सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे जो भी हो, सभी को डिटेल्स में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग यहां से सबसे पहले समझने वाले हैं कि रिलेशन फंक्शन, ध्यान से समझिएगा, रिलेशन फंक्शन में हम लोग को यहां पे देखना क्या है। रिलेशन फंक्शन में यहां पे हमको देखना क्या है, तो सबसे पहले यहां पे शुरू करते हैं बाबू संबंध को। सबसे पहले शुरू करते हैं किसका? संबंध का। अगर हम बात करें संबंध का बाबू, तो ध्यान से याद रखिएगा कि संबंध का चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है 11 से। संबंध का कहानी जो है शुरू हो जाता है 11 से। अब कहिएगा सर 11th में और 12th में क्या संबंधों में अलग है? तो 11th में हम लोग जो संबंध पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि संबंध होता क्या है। 11th में जो पढ़ते हैं वो क्या होता है कि संबंध होता क्या है, और 12th में हम लोग आकर के पढ़ते हैं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे संबंध के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं बाबू कि संबंध एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और संबंध हुआ कहां से है। तो एक्चुअल में जो संबंध होता है वो दो समुच्चयों के बीच में होता है। रियल लाइफ में तो हम लोग ढेर सारे संबंध बताए हुए हैं, ढेर सारे संबंध आप लोग को भी पता होगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली बात करें कि संबंध क्या होता है, तो दो समुच्चयों के बीच में होता है, उस संबंध को हम लोग संबंध कहेंगे। अब ये समुच्चय क्या होता है बाबू? तो समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। क्या कहते हैं? सेट। और सेट क्या होता है बाबू? तो सेट जो होता है वो चीजों का क्या होता है? संग्रह होता है। अब चीजों का संग्रह क्या होगा? जैसे नेचुरल नंबर का हो जाता है संग्रह, हो सकता है प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हो सकता है। तो संग्रह तो बहुत तरह के हो सकते हैं। क्या हर एक संग्रह समुच्चय कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। यानी किस प्रकार के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहेंगे? तो एक ऐसा संग्रह, बाबू ध्यान से सुनोगे, एक ऐसा संग्रह जो हर किसी के लिए एक समान हो। अर्थात जैसे कि मान लिए हम लोग यहाँ पे कि अगर आपको संख्याएं लिखनी हो 1 से लेकर के 10 तक, ठीक ना, 1 से लेकर के कहां तक? 10 तक, तो ये संख्याएं 1 से 10 तक हर एक किसी के लिए एक ही जैसा होगा। अर्थात इस प्रकार के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय। तो ये समुच्चय का एक छोटा सा परिभाषा था, छोटी सी जानकारी थी कि समुच्चय एक्चुअल में होता क्या है, ताकि हम ये समझ सके कि दो समुच्चयों के बीच में रिलेशंस बनाने हैं। अब ये रिलेशंस बनाने के लिए ध्यान से याद रखिएगा, ये समुच्चय हमेशा क्या होना चाहिए? इसमें कुछ ना कुछ अब ये होने चाहिए। यानी जब भी हम लोग बात करेंगे बाबू, तो यहां पे आप ध्यान दोगे, जब भी हम लोग चर्चा करते हैं
तो यहां पे बात करते हैं औरिक्त समुच्चय का। औरिक्त का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ ना कुछ अवयव हो। अब मान लीजिए कि अवयव होगा ही नहीं तो रिलेशन बनाएंगे कैसे, ठीक ना। तो ये औरिक्त होना चाहिए, यानी खाली नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अवयव होने चाहिए ताकि हम उन दोनों के बीच में क्या कर सके, रिलेशन बना सके। और रिलेशन की बात अगर आई है तो रिलेशन का हम लोग थोड़ा सा शुरुआत जानना चाहेंगे कि सर रिलेशन का शुरुआत कहां से हुआ है, ठीक ना। रिलेशन का शुरुआत कहां से हुआ है, तो रिलेशन का शुरुआत हम लोग 11th में कार्टेजन प्रोडक्ट से शुरू किए हैं। रिलेशन का शुरुआत कहां से हुआ है बाबू, कार्टेजन प्रोडक्ट से शुरुआत है। कार्टेजन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, तो दो समुच्चय को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से रिलेशन का शुरुआत होता है और एक्चुअल में हम लोग वहीं से रिलेशन का एक समझ सकते हैं उद्गम स्थल है। दैट मींस जैसे मान लीजिए कि अगर दो समुच्चय हमको मालूम चल जाए, एक समुच्चय मान लीजिए ए है जिसमें 1 है 2 है 3 है, ठीक है ना, और एक समुच्चय मान लीजिए जिसमें मान लेते हैं 5 है और क्या है 6 है। इन दोनों के बीच में अगर कार्टेजन प्रोडक्ट निकाला जाए तो कार्टेजन प्रोडक्ट क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन बनाते हैं। यहां से देखिएगा तो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, पहले 5 के साथ, ये हो गया 1 का रिलेशन 5 के साथ, फिर क्या होगा तो 1 का रिलेशन बनेगा फिर 6 के साथ बनेगा, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 2 का रिलेशन बनेगा तो 2 का रिलेशन पहले किसके साथ होगा, 5 के साथ, फिर 2 का रिलेशन किसके साथ होगा तो 2 का रिलेशन हो जाएगा 6 के साथ, और इसी तरह से हम लोग 3 का रिलेशन पहले होगा 5 के साथ एंड 3 का रिलेशन किसके साथ होगा बाबू 6 के साथ। इसको हम लोग कहते हैं कार्टेजन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, कार्टेजन प्रोडक्ट। और आगे चल करके पढ़ेंगे कि यही हमारा जो है सबसे बड़ा संबंध होता है। अब संबंध को अगर रियल लाइफ में हम बात करें तो संबंधों को दो कंडीशंस के ऊपर हम लोग डिवाइड करते हैं। अब किस प्रकार के संबंध, ध्यान से समझिएगा, तो दो तरह के संबंध होते हैं। किस तरह के संबंध, एक होता है अनकंडीशनल रिलेशन और एक होता है कंडीशनल रिलेशन। और ये जो है कार्टेजन प्रोडक्ट अनकंडीशनल रिलेशन है, जिसमें क्या है कि सभी अवयवों का, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, सभी अवयवों का सभी अवयवों के साथ संबंध है और रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं होता है। यानी इसमें क्या होगा, कोई शर्त आ जाएगा और जैसे ही कार्टेजन प्रोडक्ट में आप शर्त लगाना शुरू करते हैं और वहीं से क्या होता है, संबंधों का शुरुआत हो जाता है। यानी कंडीशन लागू होगा तो संबंधों का क्या हो गया, शुरुआत हो जाएगा। अब ये कंडीशंस कैसे होंगे, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन कैसे होंगे बाबू, तो कंडीशन हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे लिखे कि दो समुच्चय लिए, ठीक ना, दो समुच्चय क्या क्या लिए, एक समुच्चय लिए हैं ए, यहां पे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ठीक ना, और एक समुच्चय यहां पे बी मान लेते हैं जिसमें 5 है 6 है 7 है एंड 8 है। और हम यहां पे बोले कि एक ऐसा रिलेशन बनाना है, क्या करना है, एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसके लिए कंडीशन लागू किया गया। क्या कंडीशन किया गया, ध्यान से देखिएगा, इसका रिलेशन होगा एक्स का रिलेशन किसके साथ, वाई के साथ, और इसके लिए कंडीशन लगाए सच दैट है कि y का जो वैल्यू है ना वो x से क्या होना चाहिए, तो 3 ग्रेटर होना चाहिए। x से क्या होना चाहिए, 3 ग्रेटर होना चाहिए। देखिएगा बाबू, इसमें क्या होगा, जो कार्टेजन प्रोडक्ट अभी हम लोग बना रहे थे उसी का एक छोटा सा हिस्सा इसके अंदर आएगा। अगर हम इसको डिकोड करें, यानी ये रिलेशन कहना क्या चाहता है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, x के वैल्यू को पुट करेंगे और इसको निकाल के दिखाएंगे। और याद रखिएगा, थोड़ा सा ये भी बात बता देते हैं कि अगर हम यहां पे x और y का जिक्र किए हैं, x और y का जिक्र किए हैं, तो याद रखना है कि x जो होता है वो समुच्चय A के अवयव होते हैं और y जो होता है वो समुच्चय हमारे B के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना। अब यहां से देखिएगा, जैसे अगर हम x का वैल्यू रखे 1 तो 1 + 3 करेंगे तो होगा 4। क्या हमारे पास 4 है, क्या नहीं है, यानी ये रिलेशन में नहीं आएगा। अगर 2 रखे 2 + 3 करेंगे तो क्या होगा 5, यानी 2 का रिलेशन, देखिएगा 2 का रिलेशन 5 के साथ हो रहा है, तो यहां से कंडीशन लागू हो गया। और जैसे ही कंडीशन लागू हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं संबंध। क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब देखिए आगे अगर बढ़ते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 + 3 करेंगे 6 होगा, यानी 3 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 3 का रिलेशन हो रहा है यहाँ पे 6 के साथ। इसको हम लोग कहते हैं संबंध। क्या कहते हैं, संबंध। अब इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए तो एक छोटा सा परिभाषा लिया गया है कि किसी औरिक्त समुच्चय ए में, ठीक ना, किसी औरिक्त समुच्चय ए से औरिक्त समुच्चय बी, औरिक्त याद रखना है कि इसमें खाली नहीं होना चाहिए। बता चुके हैं कि अगर खाली होगा तो फिर रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो यानी खाली नहीं होने चाहिए। यानी ए का रिलेशन बी के साथ होता है, उस संबंध आर को हम लोग क्या कहते हैं, कहां से आया, तो ये कार्तीय गुणन, जो A क्रॉस B की बात कर रहे हैं, ये कार्तीय गुणन अभी जो बताया, कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक क्या होता है, उपसमुच्चय, यानी एक छोटा सा हिस्सा होता है। यानी अगर हम बात करें इस रिलेशन का, तो ये रिलेशन क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। किसका होगा, उपसमुच्चय,
तो ए क्रॉस बी का ये उपसमुच्चय भी हो सकता है ये बराबर भी हो, यानी पूरा का पूरा ये समुच्चय भी आ सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं संबंध। कोई दिक्कत बाबू? यही है हमारा संबंध। अब ये संबंध पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया कि संबंध का शुरुआत कहां से हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और संबंध कैसे होता है? तो इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लागू हो जाते हैं। अब संबंध अगर समझ चुके हैं कि संबंध होता क्या है, तो अब यहां से हम लोग को सीखना है कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। या मान लीजिए कि अगर यही रिलेशन लिखे हैं तो ये रिलेशन कुछ तो कुछ होगा, इसका नाम कोई तो रिलेशन कहलाएगा। तो रिलेशन की अगर बात हुई है तो रिलेशन एक्चुअल में हमारे पास 4 तरह के रिलेशन होते हैं। कितने प्रकार के? 4 तरह के रिलेशन होते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग रिलेशंस के बारे में जानते हैं और जो बोर्ड में हमसे पूछा जाता है। फिलहाल उसके पहले हम 2 रिलेशन की और चर्चा करना चाहेंगे। जैसे अभी बोले कि रिक्त समुच्चय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, देखिएगा, ये है रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त संबंध। अब रिक्त संबंध, रिक्त मतलब होता है खाली। अगर कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। मान लीजिए कि उसी रिलेशन में अभी जैसे मान लीजिए हम यहां पे रखे हुए थे, ध्यान से देखिएगा, इसी में रखे हुए थे, और कंडीशन अगर हम यहां से चेंज कर दे, कंडीशन ये कर दे कि y का जो वैल्यू होना चाहिए वो x से कितने 10 अधिक होने चाहिए। कितने अधिक होने चाहिए? 10। अब अगर मान लीजिए x का वैल्यू आप यहां पे रखो, 1 रखोगे तो क्या होगा? 1 रखोगे तो 11 होगा। क्या 11 आपके पास है? यानी वो रिलेशन में नहीं आने वाला है। अगर आप 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या रिलेशन में आएगा? नहीं आएगा। अगर आप 3 रखोगे तो 13 हो जाएगा। क्या वो रिलेशन में आएगा? नहीं आएगा। तो यानी ये रिलेशन इससे बनने वाला नहीं है। तो ऐसे रिलेशन जब स्थापित होते ही नहीं है तो इस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त यानी खाली संबंध। अब यहां पे परिभाषा की बात कर ली जाए तो ऐसा संबंध जिसमें ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों समुच्चय को ए ही रखा गया। जैसे हम लोग आगे बात करेंगे तो जब भी आगे बात होगी तो एक ही समुच्चय दिया जाएगा ए, और उसी को उसी के ऊपर रिलेशन दर्शा करके हमको दिखाना है, ठीक ना? तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। तो अर्थात यहाँ पे रिक्त संबंध का मतलब क्या हुआ कि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से रिलेशन में नहीं, यानी संबंधित नहीं है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध को हम लोग फाय द्वारा सूचित करते हैं। क्या द्वारा? फाय द्वारा। फाय मतलब होता है रिक्त यानी खाली। इसको हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस तरह से, यहाँ पे शॉर्टकट समझते जाना, ठीक ना? यहां से आ जाते हैं सार्वत्रिक संबंध। अब समझिएगा सार्वत्रिक संबंध क्या है। तो सार्वत्रिक संबंध को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? अब देखिए, रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हो गया? सब चीज। उसके अंदर क्या हो गया? सब चीज। अभी जैसे बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक मतलब जिसमें सबका सबके साथ संबंध हो, और ऐसा तभी संभव है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो, जिसमें बताएं कि वो अनकंडीशनल रिलेशन होता है, जिसमें सबका रिलेशन सबके साथ होता है। तो वह संबंध जिसमें ए के प्रत्येक अवयव, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का ए के सभी अवयवों के साथ, यानी स्वयं का स्वयं के ही बात कर ले। अगर अलग अलग बात करोगे, एक ए होगा दूसरा बी होगा, तो ए के सारे एलिमेंट का बी के सारे एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। अर्थात कहते हैं ये सार्वत्रिक संबंध एक जो रिलेशन आर होगा वो क्या होगा? एक्चुअल में उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर समझा जाए, ध्यान दीजिएगा कि अगर समझा जाए, मान लीजिए ए मान लेते हैं, यहां पे 1 है, 2 है और 3 है, मान लीजिए 3 एलिमेंट। और अगर हम यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, ए क्रॉस ए की बात करें, तो यहां पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और स्वयं को स्वयं से मल्टीप्लाई कर रहा है 1 2 3। और रिलेशन जब हम लोग यहां पे बनाना शुरू करते हैं बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, सार्वत्रिक संबंध। यहां पे क्या होगा? सबसे पहले देखिए 1 को रखिएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से। ये मल्टीप्लाई नहीं होता, एक्चुअल में लिखा जाता है, जिसको हम लोग रिलेशन कहते हैं। तो यहां पे पहले 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ होगा, फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा। इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे, 2 का रिलेशन किसके साथ? 1 के साथ होगा। फिर यहां से 2 का रिलेशन 2 के साथ हो जाएगा। फिर 2 का रिलेशन किसके साथ? 3 के साथ। अगेन अब 3 की बात कर रहे हैं, 3 का, तो 3 का रिलेशन पहले होगा किसके साथ? 1 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 2 के साथ, और 3 का रिलेशन 3 के साथ। इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही सार्वत्रिक संबंध, अगर हम इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं, तो ये 2 समुच्चय, ध्यान से देखिएगा, इसको 2 समुच्चय में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, जिसमें फर्स्ट वाले को हम लोग ए समुच्चय मान रहे हैं और दूसरा वाला भी तो क्या है?
ए ही है, यहाँ पे कोई दूसरा समुच्चय नहीं लिया गया, ए ही है। और ए में एलिमेंट कौन सा है, 1 है, 2 है और 3 है। इसमें भी कौन है, 1 है, 2 है और 3 है। याद रखिएगा जो फर्स्ट सेट होता है उसके एलिमेंट को हम लोग x द्वारा डिनोट करते हैं, और जो सेकंड सेट होता है उसके एलिमेंट को हम लोग y द्वारा डिनोट करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन नाम दे रहे हैं, जिसमें अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो सबका सबके साथ संबंध, दैट मींस अगर हम यहाँ पे दर्शाएं तो 1 का रिलेशन पहले 1 के साथ हो रहा है, फिर 1 का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ हो रहा है, फिर 1 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ हो रहा है। इसी तरह से फिर 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, और फिर 3 का रिलेशन 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ, जिसमें क्या दिख रहा है, तो सबका रिलेशन सबके साथ है। ऐसे संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, दैट मींस सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक ना, ये सिर्फ समझने के लिए। सवाल जो बनता है वो उन 4 रिलेशन से बनता है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक बार नाम हम उसका बता देते हैं कि वो 4 रिलेशन होता क्या है। तो वो 4 रिलेशन होता है, सबसे पहला हमारा स्वतुल्य जिसको हम लोग रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सम्मित संबंध जिसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है जो हमारा सबसे फेवरेट है, संक्रामक संबंध। वहां से हमारा सवाल बनता है। तो उसके बाद एक चौथा आ जाएगा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, जो सारा संबंध को फॉलो करेगा उसको तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जहां से हमारा सवाल शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला रिलेशन कौन सा है, तो ये हमारे लिए स्वतुल्य संबंध। अब ध्यान से देखिएगा, स्वतुल्य संबंध जैसे पहचानने की बात हुई कि पहचानेंगे कैसे स्वतुल्य संबंध है। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, एक सवाल दिया जाएगा, एक रिलेशन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास कि ये स्वतुल्य संबंध है कि सम्मित है कि संक्रामक है या तुल्यता संबंध यानी तीनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। इस तरह से दिया जाएगा। तो आपको पहचानने के लिए सीखना पड़ेगा कि स्वतुल्य संबंध क्या है। तो सबसे पहले स्वतुल्य का नाम अगर ध्यान से देखोगे, ये जो हिंदी वर्ड है स्वतुल्य, स्वतुल्य के नाम में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। तो स्वतुल्य का मतलब अगर हम सिर्फ स्व की बात करें तो स्व का मतलब होता है स्वयं। स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं, अर्थात एक ऐसा रिलेशन। अभी हम इस परिभाषा की बात नहीं करें बाबू, परिभाषा की बात नहीं करें। परिभाषाएं किताब में या कॉपी में ही रह जाती है। जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट जाएगा वही आपके काम में आएगा। तो हम परिभाषा की बात नहीं कर रहे, इसको समझा देंगे परिभाषा क्या है। तो स्वतुल्य का मतलब डायरेक्टली समझ लीजिए कि स्व का मतलब हो गया स्वयं, अर्थात एक ऐसा रिलेशन जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का स्वयं के साथ अगर संबंध होता है अनिवार्य रूप से, अगर ऐसा होता है तो इस संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो रिलेशन अगर यहां पे संबंध की बात की जाए तो किसी औरिक्त समुच्चय, बोले हैं कि खाली नहीं होना चाहिए क्योंकि खाली होगा तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, फिर तो नाम ही नहीं रखाएगा। तो औरिक्त समुच्चय का मतलब ए पर बना वह संबंध जिसमें क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का। अब ये याद रखना है कि अनिवार्य रूप से मतलब 100% होने ही चाहिए, यहां पे मिस नहीं होना चाहिए। अनिवार्य रूप से स्वयं का स्वयं से संबंध, ये दिखा दिए कि स्वयं का क्या होना चाहिए, स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, स्वयं से संबंधित हो। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अर्थात जितने भी ए होंगे यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उस समुच्चय की बात करें, जिस समुच्चय का रिलेशन बनाएंगे उस समुच्चय के सारे एलिमेंट अगर स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है यानी ए का ए के साथ रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। अब जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, एक हम सेट ले रहे हैं, मान लीजिए ए एक समुच्चय ले लिए कि 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। और अगर हम यहां से एक रिलेशन बनाना चाहते हैं और हम खुद से बना रहे हैं कि ये रिलेशन कैसा होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। तो स्वतुल्य कैसे बनाएंगे, देखिएगा। स्वतुल्य का क्या मतलब बोले कि सभी का स्वयं के साथ रिलेशन। जैसे अगर 1 है तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। फिर क्या होना, तो 2 है तो 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए। फिर क्या होगा, 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। अब यहां पे एक सवाल आता है कि सर अगर यहां पे 2 का रिलेशन 3 के साथ हो जाए, 3 का रिलेशन यहां पे 1 के साथ हो जाए, क्या ये रिलेशन स्वतुल्य कहलाएगा क्या? बिल्कुल कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, हमको सिर्फ और सिर्फ किस चीज से मतलब है, स्वयं से मतलब है। उसके अलावा इसमें कौन सा संबंध आया नहीं आया हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो जितने एलिमेंट होने चाहिए सारे के स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये हमारे लिए अनिवार्य कंडीशन है। 100% होने चाहिए, तभी इस रिलेशन को स्वतुल्य कहा जाएगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा।
और ये पार्ट जो दिख रहा है ना बाबू आपको, ये ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है। हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस इतना मतलब है कि जितने एलिमेंट होंगे ना, उन सभी एलिमेंट का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे एक थोड़ा सा एक सवाल ले लेते हैं बाबू। देखिएगा, एक रिलेशन हम यहां पे ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 का रिलेशन 1 के साथ दर्शा दिए, 2 का रिलेशन 3 के साथ दर्शा दिए, 3 का रिलेशन यहां पे 3 का रिलेशन 3 के साथ रखे हुए हैं, और 4 का रिलेशन मान लीजिए 4 का रिलेशन 2 के साथ है, देन 2 का रिलेशन 2 के साथ एक ऐसा रिलेशन रखा गया और हमसे पूछा गया कि बताइए कि क्या ये समतुल्य है अथवा नहीं है। तो हम लोग को यहां पे पता चल रहा है कि एक्चुअल में इसमें 4 तरह के एलिमेंट का प्रयोग किया गया। 4 तरह के एलिमेंट क्या क्या है? तो एक तो हमको 1 दिख रहा है, एक तो हमको 2 दिख रहा है, उसके बाद हमको 3 दिख रहा है, उसके बाद हमको 4 भी दिख रहा है, यानी 4 भी दिख रहा है। तो 4 तरह के एलिमेंट अगर दिए गए हैं तो उनमें चारों के स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। तो हमको यहां पे दिख रहा है कि 1 का 1 के साथ तो रिलेशन है, बिल्कुल ठीक है। 2 का रिलेशन यहां पे देखो, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, वो भी मिल गया। 3 का रिलेशन 3 के साथ, वो भी मिल गया। अब अगर यहां पे 4 आया है तो 4 का रिलेशन 4 के साथ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और ये तो हमारे लिए ऑप्शनल है, ये दोनों हमारे लिए क्या है? ऑप्शनल है। हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही। बट जो भी एलिमेंट्स आए सभी का स्वयं के साथ स्वयं का रिलेशन होना चाहिए। तो इसको अगर रीजन के हिसाब से अगर देंगे कि कैसे ये नहीं है, तो बताएंगे कि ये जो हम दिख रहा है ना, ये जो हमको दिख रहा है, ये जो 4 दिख रहा है, ये उस समुच्चय से आया है जिस समुच्चय से ये रिलेशन बना है। अब अगर वो अवयव उस समुच्चय में रहा होगा तो हमको ये होना जरूरी है। तो यहां पे लगा देते हैं लेकिन क्या कि 4 का रिलेशन 4 के साथ होना चाहिए, इस रिलेशन में होना चाहिए, बट ये नहीं है। नोट बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नोट बिलोंग्स टू। अगर ये नहीं है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कहेंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः यह स्वतुल्य संबंध जो है वो नहीं है। बोलो दिक्कत भी किसी को? सिंपल है कि स्वयं के साथ संबंध ढूंढना है। प्रत्येक अवयव का अगर स्वयं के साथ संबंध है तो उस संबंध को स्वतुल्य कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत बाबू? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सम्मित संबंध। ये ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है, तो ज्यादा डिटेल्स हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन उतना जा रहे हैं कि आपको एक भी सवाल वहां से छूटने नहीं देंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। तो सम्मित संबंध की बात कर लेते हैं। अगर बात हम सिर्फ वर्ड की बात करें कि सर सम्मित, अगर सम्मित की बात करें तो सम्मित होता क्या है? ध्यान से समझिएगा। हम लोग बचपन में बोल सकते हैं 3, 4, 5, 6 में एक सवाल दिया जाता है सम्मित फिगर पहचानने के लिए। जैसे मान लीजिए ये अगर सर्कल है, परफेक्ट सर्कल, और हम इसको अगर बीच से काट दे, क्या करें? बीच से काट दे, तो ये दोनों हिस्सा अगर एक जैसा दिखता है तो इसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। इसी के साथ साथ मान लीजिए अगर हम यहाँ पे स्क्वायर दे दे, ठीक ना, ये स्क्वायर फिगर अगर हम इसको बीच से काट दें और दोनों क्या दिखे? सेम दिखे, तो इसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे एक क्या बना रहे हैं? त्रिभुज बना रहे हैं, और वो क्या है? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, और अगर हम इसको बीच से काट दें तो ये क्या कहलाएगा? दोनों बराबर कहलाएगा। दैट मींस ये सिमेट्री। अब इसको इस हिसाब से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें हम ए एलिमेंट माने हैं, इसको बी माने हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम अपोजिट करके भी देखेंगे, ए को बी देखें या बी को ए देखें, दोनों तो बराबर दिखेगा, दोनों हिस्सा तो सेम है। तो यही तो हमारा सिमेट्री का रूल है, यही तो हमारा क्या है? सिमेट्री का रूल है। अर्थात दोनों हिस्सा क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। दैट मींस अब रिलेशन की बात करें तो ये रिलेशन में कैसे होगा? तो किसी अरिक्त समुच्चय ए पर बना हुआ संबंध जिसमें प्रत्येक क्रमित युग्म का, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि विपरीत युग्म, यानी अपोजिट रिलेशन। अपोजिट रिलेशन मतलब अगर ए का रिलेशन बी के साथ है बाबू, तो अपोजिट रिलेशन बी का ए के साथ रिलेशन होना अनिवार्य है। अगर ऐसा है तभी इस रिलेशन को हम लोग सम्मित कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। देखिएगा यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, 1-2 सवाल बना लेते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए एक रिलेशन हम यहां पे रखें जहां पे दिया गया है 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, यहां पे 3 का रिलेशन 2 के साथ है, और 5 का रिलेशन मान लीजिए 2 के साथ है। ऐसा हम रिलेशन दर्शाएं, ठीक है? हम बात कर रहे हैं सम्मित का बाबू। तो सम्मित में हम लोग को क्या ढूंढना है? तो सिर्फ ढूंढना है क्या? तो मिरर ऑब्जेक्ट ढूंढना है। इसको हम लोग मिरर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। मिरर ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे मिरर लगाएं, ध्यान से समझिए, यहाँ पे मिरर लगाएं,
तो पहले हमको दिखेगा कौन, 3 दिखेगा, उसके बाद कौन दिखेगा, तो 2 दिखेगा। दैट मींस इसका जस्ट अपोजिट दिखेगा। अगर 2,3 है तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, 3,2 होना चाहिए। तो हम लोग अगर इसके अपोजिट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, हम अगर इसके अपोजिट की बात करें बाबू, तो यहां पे 2,3 का अगर हम ये देख रहे हैं कि ये रिलेशन में है, तो यहां पे ये देख रहे हैं कि इसका अपोजिट अगर ढूंढा जाए तो 3,2, ये रहा 3,2, ये हमारे रिलेशन में है। दैट मींस इसका अपोजिट तो है हमारे पास, इसका अपोजिट तो है हमारे पास। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका अपोजिट है तो ये सम्मित कहलाएगा, नहीं, हमको हर एक टर्म को चेक करना पड़ेगा, हर एक टर्म को चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 5 टर्म है और 5 टर्म में 4 टर्म का ऐसा हो गया कि मान लीजिए मिरर ऑब्जेक्ट है, अपोजिट रिलेशन है, बट 5वां का अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हो बाबू, याद रखिएगा, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, 5 सब्जेक्ट है आपके पास, 4 सब्जेक्ट में आप पास करके 5वां सब्जेक्ट में फेल हो गए तो पूरा तरह से फेल माना जाता है। दैट मींस यहां पे क्या बोले कि 4 अगर है, 5वां नहीं है, तो फिर वो रिलेशन सम्मित नहीं होगा। दैट मींस सभी का, यानी अनिवार्य रूप से जितने भी पेयर है, जितने भी युग्म है, सभी का अपोजिट रिलेशन होना अनिवार्य है। तो यहां से देखिएगा, सबसे पहला इसका तो रिलेशन मिल गया अपोजिट। अब अगर हम बात कर रहे हैं 3,3 का, तो ये मिरर ऑब्जेक्ट ही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं, डबलेट। मिरर ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पे शीशा लगाएं तो सर 3,3 को अपोजिट भी करोगे तो 3,3 ही दिखेगा, 2,2 को अगर अपोजिट करोगे तो 2,2 ही दिखेगा, लेकिन 3,2 को अपोजिट करोगे तो 2,3, जिसका हम लोग देख चुके हैं। और लास्ट हम यहां पे देख पा रहे हैं कि सर यहां पे जो है ये 5,2 जो है वो रिलेशन में है, 5,2 जो है वो रिलेशन में है, लेकिन हम यहां पे लगा देते हैं क्योंकि इसका मिरर ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन लगा दिए कि सर 2,5 जो है वो उस रिलेशन में, इस रिलेशन में नहीं है। और अगर नहीं है तो मिरर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, और मिरर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बोल सकते हैं कि अतः यह संबंध क्या है, सम्मित नहीं है। तो हम यहां पे लिख देंगे अतः यह संबंध, अतः यह संबंध सम्मित संबंध, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर सबका मिरर ऑब्जेक्ट है तो उसको सम्मित कहेंगे, अन्यथा उसको सम्मित हम लोग नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत भी किसी को, मिरर ऑब्जेक्ट याद रखिए, सिर्फ मिरर ऑब्जेक्ट, अपोजिट ढूंढना, अगर अपोजिट है तो सम्मित है, नहीं तो नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा संबंध, बताए थे कि तीसरा संबंध, ये संक्रामक संबंध हमारा सबसे फेवरेट संबंध है। और फेवरेट क्यों है, क्योंकि आज से आपका भी ये फेवरेट बनने वाला है। क्यों बनने वाला है बताते हैं कि संक्रामक जब हम पढ़ाएंगे तो इस कदर पढ़ाएंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे कि ये संक्रामक आपके दिमाग में छप जाएगा और ये हमेशा याद रहेगा, एक लंबे उम्र तक याद रहेगा, शायद बुढ़ारी तक भी इस बात को आप भूल ना सके। इस तरह से ये संक्रामक हमारे लिए फेवरेट है और आज से आपका भी ये फेवरेट बनने वाला है। तो संक्रामक संबंध समझते हैं कि संक्रामक संबंध कहते हैं किसको, ध्यान समझिएगा। तो हम बोले हैं कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि और केवल यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि और केवल यदि समस्त यहाँ पे 3 एलिमेंट की बात की गई है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है। अगर उस समुच्चय में है ए बी सी, 3 समुच्चय, 3 एलिमेंट है। अब इस कंडीशन पे देखिएगा कि अगर ए बी का रिलेशन दिया गया है उसमें और बी का सी के साथ रिलेशन दिया गया है, और अगर ऐसा है तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि सर ए का रिलेशन सी के साथ होना अनिवार्य है। ये लिख देते हैं यहां पे, ये अनिवार्य है। और अगर ऐसा है तो ये रिलेशन संक्रामक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब यहां पे देखिएगा, हम इसको एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम दोनों को इसको अलग अलग करके दिखाते हैं, 2 अलग अलग पार्ट्स में बताते हैं, 2 केस कर लेते हैं, 2 केस करके बताते हैं कि हम लोग इसको 2 केस में डिवाइड करके बना रहे हैं। और 2 केस में क्या होता है देखिएगा, 2 अलग अलग केस करके डिवाइड कर रहा है। इसमें क्या होगा जो कि आसान से समझ में आएगा। 2 शर्तें होती है। पहला शर्त यह है कि मान लीजिए एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें ए का रिलेशन किसके साथ हो, बी के साथ हो। ए का रिलेशन किसके साथ हो, बी के साथ हो, लेकिन हम यहां पे लगा देते हैं लेकिन जो है इस बी का रिलेशन किसी सी के साथ ना हो, किसी सी के साथ ना हो। तो ये अगर ऐसा है तो ये रिलेशन आंख बंद करके संक्रामक कहलाएगा। बट अगर यहां पे हम केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये अगर केस हम 2 की बात कर लेते हैं, इसमें एक शर्त आ जाता है। दैट मींस यहां पे क्या है कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो, ध्यान से समझिएगा कि ए का रिलेशन किसके साथ हो बाबू रे, ए का रिलेशन किसके साथ हो, ए का रिलेशन बी के साथ हो। और साथ ही साथ हम ये भी देखें
कि बी का रिलेशन किसके साथ हो, सी के साथ हो, तो ऐसे कंडीशन में बाबू ए का रिलेशन सी के साथ होना अनिवार्य है। अगर ऐसा है तभी ये रिलेशन संक्रामक कहलाएगा, और अगर नहीं है तो संक्रामक नहीं कहलाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग बात लाते हैं। देखिएगा, पहला शर्त तो सिंपल है और दूसरा शर्त में हम कंडीशन ला रहे हैं। देखिएगा, समझ लीजिए कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम फोन किए किसी को 12 बजे रात में, और फोन उधर गया और उधर से आवाज आता है कि जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी दूसरे कॉल पे व्यस्त है। और अगर ऐसा आता है तो बाबू अब यहां पे कंडीशन शर्त हो जाता है लागू कि हमको उस थर्ड पर्सन, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हो और किसी को कॉल लगाए हो, अब वो अगर किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है या कर रही है तो उस थर्ड पर्सन का हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन है, मौसेरा भाई है कि फुफेरा भाई है कि मौसेरी बहन है कि फुफेरी बहन है। अगर उसकी जानकारी हमारे पास है, यानी हम जान रहे हैं उस बंदे को या उसको, तो वो रिलेशन आगे चलेगा, और अगर नहीं जान रहे तो वो रिलेशन वहीं पे कहानी खत्म होगा। बिल्कुल सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो यहां पे हम ये बोले, ये हम अपने आप को मान रहे, ध्यान समझिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं बी से, और बी किसी और से, किसी थर्ड पर्सन सी से बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो फिर इस रिलेशन में किसी प्रकार का शक का गुंजाइश नहीं है। दैट मीन्स ये रिलेशन चलेगा, दैट मीन्स ये संक्रामक है। अब कंडीशन कहां पे लागू होता है कि अगर हम जो है ए है, हम बात कर रहे हैं बी से, और बी किसी थर्ड पर्सन सी से बात कर रहा है या कर रही है, तो उस थर्ड पर्सन का और हमसे, हमारा और उस थर्ड पर्सन का आपस में जान पहचान होना जरूरी है। और अगर जान पहचान है, यानी ए का रिलेशन सी के साथ है, जान पहचान है, तो वो रिलेशन आगे चलेगा, और नहीं तो वो रिलेशन आगे चलने वाला नहीं है, वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स ये, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये संक्रामक नहीं कहलाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये एक ऐसा रिलेशन है जो आसानी से समझ में आएगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। हम किसी से बात कर रहे हैं, वो किसी और से बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, तो ये संक्रामक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं। यानी दैट मीन्स उसमें सिर्फ ए बी होगा, बी से शुरू होने वाला कोई दूसरा युग्म नहीं होगा, यानी टर्म नहीं होगा, वो संक्रामक कहलाएगा। और अगर बी से शुरू होने वाला कोई तीसरा टर्म है, दूसरा टर्म है, दैट मीन्स वो किसी थर्ड पर्सन सी के साथ रिलेशन में है, तो उसका और मेरा रिलेशन होना, जान पहचान होना जरूरी है, तभी वो संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो चलिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं उस सवाल के रूप में। जैसे मान लीजिए कि एक रिलेशन लिए बाबू, यहां पे देखिएगा कि 2 का रिलेशन 3 के साथ रखे, 3 का रिलेशन 5 के साथ रखे, और 7 का रिलेशन मान लीजिए यहां पे 9 के साथ रख रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर लेते हैं बाबू, थोड़ा सा यहां पे हम चेंज कर लेते हैं इसको, कि यहां पे रख देते हैं कि यहां पे 11 का रिलेशन मान लो 15 के साथ। ये पहले शर्त पे आ रहा है, फर्स्ट केस पे। कैसे? देखिएगा, अगर 2 का रिलेशन 3 के साथ है, इसका मतलब है कि अगर हम बात कर रहे हैं 3 से, और 3 किसी और से बात कर रहा है या कर रही है, नहीं कर रही है, यानी 3 का रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है, तो फिर इस रिलेशन में कोई शक का गुंजाइश नहीं है। यानी चेक करना है आपको हर टर्म को बाबू, हर टर्म को आपको ए बी मान के चलना है। तो अगर ये हमारे लिए ए बी है, ये हमारे लिए क्या है, ए बी है, तो बी से शुरू होने वाला यानी 3 से शुरू होने वाला कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स बी सी नहीं है, तो ए सी को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं यहाँ पे कि 11 का रिलेशन 15 के साथ है, क्या 15 का रिलेशन किसी और के साथ है? नहीं है, तो फिर शक की गुंजाइश नहीं है, यानी ए सी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर 7 का रिलेशन यहां देख रहे हैं 9 के साथ है, क्या 9 का रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ है? नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन आराम से चलने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे शर्त लगाएंगे, चूंकि यहां देखिएगा, चूंकि कि ए का रिलेशन जो है वो बी के साथ है। देखिएगा ध्यान से, ए का रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ है, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर है, नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो हम कह सकते हैं अतः यह संबंध जो है वो क्या है, यह संबंध जो है वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। अतः यह संबंध क्या है हमारा, ये संबंध हमारा संक्रामक, ये संबंध क्या है, तो ये हमारा संबंध जो है ये संक्रामक संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध है। ये फर्स्ट केस से, जिसमें ए बी है बट बी सी नहीं है, तो ए सी को ढूंढने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं संक्रामक। अब दूसरे शर्त पे आ जाते हैं, दूसरे कंडीशन पे, कि मान लीजिए एक रिलेशन इस प्रकार से हम लोग रख रहे हैं कि यहां पे रख रहे हैं कि यहां पे 3 का रिलेशन मान लीजिए 5 के साथ है, ठीक है, 5 का रिलेशन मान लीजिए 5 के साथ है, और यहां पे रख देते हैं कि 5 का रिलेशन मान लीजिए 9 के साथ भी रख दिए, सिंपल।
और हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये संक्रामक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे 3,5 को ए भी माने हैं तो बी से यानी 5 से शुरू होने वाला जो भी टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, बीसी होगा। क्या होगा, बीसी होगा। और अगर बीसी है तो एसी का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 का रिलेशन जो है वो 5 के साथ है। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ। और इस कंडीशन में 2 केस बंद है। 2 केस में क्या है, पहला कंडीशन दिख रहा है 5 का रिलेशन 5 के साथ है, 5 का रिलेशन 5 के साथ है। और दूसरा क्या दिख रहा है कि 5 का रिलेशन जो है वो 9 के साथ भी है। अब दोनों ना इसके लिए बीसी कहलाएगा। ये देखिए, ये ए बी अगर है तो ये भी हमारा बीसी कहलाएगा, ये भी हमारा बीसी कहलाएगा। तो इसके लिए भी एसी का होना अनिवार्य है और इसके लिए भी एसी का होना अनिवार्य है। तो दोनों के लिए ढूंढ रहे हैं। जैसे ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया 3 और सी का मतलब क्या हो गया 5। तो यहां पे दिख रहा है कि और यहां लगा देते हैं थोड़ा सा, और यहां पे दिख रहा है कि 3 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 5 के साथ, जो कि है हमारे पास। ये रिलेशन 3 का रिलेशन 5 के साथ, ये रहा, ये है हमारे पास। बट अगर हम इसमें जाते हैं कि 3 का रिलेशन 5 के साथ है, 5 का रिलेशन 9 के साथ है, तो यहां पे हम लगा देते हैं लेकिन लगा दिए कि ए का रिलेशन दैट मींस किसका, 3 का रिलेशन किसके साथ, 9 के साथ। 3 का रिलेशन 9 के साथ होना चाहिए बट वो रिलेशन में नहीं है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये ए बी है, ये बी सी है बट ए सी नहीं है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं 5 से, 5 बात कर रहा है या कर रही है 9 से, तो हमारा यानी 3 का रिलेशन उस थर्ड पर्सन सी के साथ यानी 5 9 के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो कि रिलेशन में नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। बोलो दिक्कत भी किसी को, ये संक्रामक जो है वो नहीं है। कंडीशन याद रख लेना है कि अगर इस तरह से है, यहां पे ये रिलेशन अगर ऐसा है तो ये संक्रामक नहीं कहलाएगा। बोलो दिक्कत भी किसी को, 2 ही शर्त है, सिंपल सा है, जो अपने रियल लाइफ में अगर यूज करके देखो, रियल लाइफ पे बैठा करके देखोगे कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी से, वो किसी और से बात नहीं कर रहा है तो फिर शक की गुंजाइश नहीं है, वो संक्रामक कहलाएगा इजीली। बट अगर हम बात कर रहे हैं किसी से, वो किसी और से बात कर रहा है या कर रही है, तो उस थर्ड पर्सन का और हमारा रिलेशन होना जरूरी है। अगर वो जानकार में है यानी जहां पहचान रहे हैं यानी उस रिलेशन में है, तो वो रिलेशन संक्रामक कहलाएगा, और नहीं तो नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यहां पे आ जाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा संबंध, ध्यान से देखिएगा, औरिक्त समुच्चय ए पर बना एक ऐसा संबंध जो क्या होना चाहिए, तो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। ऐसा कोई संबंध है जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और क्या हो, संक्रामक भी हो। अगर ये तीनों संबंध होता अनिवार्य रूप से क्या चीज, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक, तीनों संबंध अगर है तो उस संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कह देते हैं। अब यहां पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझाएं, ध्यान से देखिएगा, अगर एक रिलेशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 का रिलेशन 1 के साथ रख लिए, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ रख, 2 का रिलेशन 2 के साथ रख लेते हैं और 3 का रिलेशन 3 के साथ रख रहे हैं, ठीक ना। अब इस रिलेशन की अगर बात की जाए, ध्यान से देखिए, इस रिलेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्वतुल्य का। क्या बात कर रहे हैं, स्वतुल्य का। तो स्वतुल्य में हम लोग क्या देखे थे कि सभी का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। और हमको यहाँ पे दिख भी रहा है कि 3 तरह के एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। तो इस संबंध को हम लोग इजिली क्या कहेंगे कि हाँ ये स्वतुल्य है, ये संबंध क्या है, स्वतुल्य है। अगर हम बात करें यहाँ पे सम्मित का, क्या बात करें, सम्मित का, तो सम्मित में हम लोग क्या पढ़े बाबू, सम्मित में हम लोग पढ़े कि अपोजिट रिलेशन होने चाहिए और जितने भी एलिमेंट इसमें दिख रहा है वो डबलेट है। क्या है, डबलेट, ये खुद का अपोजिट होता है। 1 का अपोजिट 1 1 का अपोजिट वही होगा, 2 2 का अपोजिट वही होगा, 3 3 का अपोजिट वही होगा। दैट मींस ये सभी के लिए अपोजिट रिलेशन भी दर्शाता है। तो यानी ये सम्मित भी संबंध है, ये संबंध सम्मित भी कहलाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संक्रामक का, किसका, संक्रामक का, ये जो सबसे फेवरेट संबंध है। यहाँ पे देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन, क्या 1 का रिलेशन किसी और के साथ है, नहीं है, तो ये संक्रामक इजिली कहलाएगा, यानी 1 1 का रिलेशन। यहाँ पे देखिए 2 का रिलेशन 2 के साथ है, क्या 2 का रिलेशन किसी और के साथ है, नहीं है, तो ये भी आराम से चल जाएगा। 3 का रिलेशन 3 के साथ, क्या इस 3 का रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ है, क्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सभी क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब सिर्फ ए बी है बट बी सी है ही नहीं, तो इसी को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये रिलेशन जो है वो संक्रामक भी कहलाएगा। और अगर ये संक्रामक भी कहलाएगा तो हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि यह संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है। यह संबंध क्या है, तो ये एक प्रकार का तुल्यता इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो यानी वह संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। दिक्कत भी किसी को,
चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 सवाल लिए हैं जिसमें हर एक के ऊपर बात करना है कि मान लीजिए ये 4-5 रिलेशन रखे हुए हैं, इस पांचों रिलेशन में हमको ढूंढना है कि क्या वो स्वतुल्य है, क्या वो सम्मित है, क्या वो संक्रामक है, और रीजन के साथ देखना है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों के लिए बात कर रहे हैं बाबू। तो अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन का, तो सबसे पहले रिलेशन में अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दिखेगा कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 4 के साथ। हम बात करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य का। तो अगर स्वतुल्य की बात की जाए बाबू, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 तरह के एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। एक 1 है, एक 2 है और तीसरा क्या है, 4 है। तो 1 का रिलेशन अगर 1 के साथ नहीं है तो फिर ये स्वतुल्य है ही नहीं, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आगे चेक करते तो 2 का 2 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए था, 4 का 4 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई भी रिलेशन में नहीं है, यानी ये स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। तो रीजन के रूप में आप चाहो तो रीजन के रूप में बाबू आप चाहो तो रीजन के रूप में आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहां देख लो, रीजन के हम रूप में लिख सकते हैं कि सर ये जो दिख रहा है 1 जो है उस समुच्चय में रहा होगा, 1 जो है उस समुच्चय में रहा होगा। बट यहां पे हम लगा देते हैं कि ये 1 का रिलेशन 1 के साथ इस रिलेशन में जो है वो नहीं है, यानी ये रिलेशन जो है स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत भी किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर सम्मित का, तो 1 का रिलेशन अगर 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन अपोजिट रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए था। तो हम यहां पे दर्शा देते हैं कि सर यहां पे जो है 1 का रिलेशन 2 के साथ है। किसके साथ? 1 का रिलेशन 2 के साथ है। बट यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 2 का रिलेशन जो है 1 के साथ वो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हमारा रिलेशन जो है वो स्वतुल्य मतलब सम्मित भी नहीं कहलाएगा, तो ये सम्मित भी नहीं है। अब बात रहा संक्रामक का। संक्रामक में तो हम लोग सीख चुके हैं संक्रामक में क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए देखिए 1 का रिलेशन अगर 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 4 के साथ है, तो यानी ये हो गया AB, ये हो गया BC, और AC का रिलेशन यानी 1 का रिलेशन किसके साथ? 4 के साथ। क्या हमारे पास है? क्या नहीं। और अगर नहीं है तो इस रिलेशन को हम लोग संक्रामक भी नहीं कह सकते, संक्रामक भी नहीं कह सकते। रीजन समझ में आ गया कि ये हमारे लिए AB हो गया, ये हमारे लिए BC हो गया, बट 1 का रिलेशन C के साथ यानी 1 का रिलेशन 4 के साथ AC का रिलेशन नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं कहलाएगा। दैट मींस ये रिलेशन ना तो स्वतुल्य हुआ, ना तो सम्मित हुआ, और ना ही संक्रामक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहां पे दिख रहा है 0 का रिलेशन 0 के साथ, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ। तो अगर बात करें स्वतुल्य का, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 तरह के एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 वही तो है। तो इसमें अगर देखें तो 0 है तो 0 का 0 के साथ मिल गया, 1 है तो 1 का 1 के साथ मिल गया, 2 है तो 2 का 2 के साथ मिल गया, 3 है तो 3 का 3 के साथ रिलेशन मिल गया। और ये इसके बारे में बताए थे कि ये ऑप्शनल है, हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी सही है। रिलेशन आराम से स्वतुल्य कहलाएगा, क्योंकि सभी स्वयं का अवयव जो है, सभी अवयवों का स्वयं के साथ संबंध है, अर्थात इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध कहेंगे। तो ये तो स्वतुल्य है। बट अगर सम्मित की बात करें बाबू, तो ये तो तीनों का तीनों चारों जो है ये तो डबलेट है, जिसको हम लोग मिरर ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसमें अगर बात करें 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो इसका क्या अपोजिट होना चाहिए? 2 का 1 के साथ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इस रिलेशन को हम लोग सममित नहीं कह सकते बाबू। क्या सममित कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मिरर ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर संक्रामक की बात की जाए तो देखिएगा 1 का रिलेशन अगर 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन 1 के, यहाँ पे 2 का रिलेशन 2 के साथ है, तो अगर इसको A माना जाए, इसको B माना जाए, तो यहाँ में B का रिलेशन C के साथ है, जो यही हमारे लिए AC का लाएगा। बट अगर हम यहाँ पे 1 का रिलेशन यहाँ इसको देखते हैं, इसको AB माने, इसको AB माने, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो A का रिलेशन C के साथ यानी 1 का रिलेशन 2 के साथ, यही तो है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ संबंध हो गया, मिरर ऑब्जेक्ट में वो नहीं था। बट अगर संक्रामक की बात करें तो प्रत्येक कंडीशन के लिए अगर AB है, AB के साथ साथ BC भी है, तो हर कंडीशन के लिए AC भी मौजूद है, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। यानी यह संबंध जो है वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिलेशन, तीसरा रिलेशन है जहां पे 0 का 0 के साथ रिलेशन है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान से देखिएगा,
स्वतुल्य में सभी का स्वयं के साथ तो दिख ही रहा है, तो सभी का स्वयं के साथ रिलेशन है, तो ये हमारे लिए स्वतुल्य कहलाएगा, इजीली कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए स्वतुल्य है। अगर बात करें सम्मित का, तो सभी अब स्वयं का ही अपोजिट है, 0 0 को अपोजिट करोगे वही दिखेगा, 1 1 को अपोजिट करोगे वही दिखेगा, 2 2 को अपोजिट करोगे वही दिखेगा, 3 3 को भी अपोजिट करोगे तो वही सेम ही दिखेगा, यानी ये हमारे लिए सम्मित कहलाएगा, यानी ये हमारे लिए जो है सम्मित कहलाएगा, अर्थात ये सम्मित संबंध है। बट अगर संक्रामक की बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो ये संक्रामक भी है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कंडीशन के लिए देखोगे कि ए बी है बट बीसी नहीं है, यानी 0 से शुरू होने वाला कोई और टर्म नहीं है तो बीसी नहीं है, 1 से शुरू होने वाला कोई और टर्म नहीं है तो बीसी नहीं है, 2 से शुरू होने वाला कोई और टर्म नहीं है तो उसके लिए भी बीसी नहीं है, 3 से शुरू होने वाला कोई और टर्म नहीं है तो उसके लिए भी एसी नहीं है, मतलब बीसी नहीं है तो एसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन आराम से फर्स्ट केस के आधार पे ये रिलेशन हमारा संक्रामक कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हम लोग आगे रिलेशन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 का 0 के साथ बिल्कुल ठीक है। अगर स्वतुल्य के लिए बात करें, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, ये सारे के सारे हमारे लिए क्या होते हैं? ऑप्शनल। ये यहां से यहां तक क्या है? सारे के सारे हमारे लिए ऑप्शनल है। तो यहाँ पे इन सभी का रिलेशन स्वयं के साथ है, अर्थात इस रिलेशन को हम लोग स्वतुल्य कहेंगे, यह रिलेशन स्वतुल्य है। लेकिन अगर बात करें सम्मित का, तो मिरर ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या करना है कि डबलेट को आपको चेक नहीं करना है। डबलेट में सब स्वयं का ही अपोजिट होता है, तो उसको चेक नहीं करना बाबू, उसको नहीं चेक करना। तो देखिए, अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ, ये रहा हमारे पास है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 2 के साथ, ये रहा, बाद बाकी तो स्वयं का डबलेट ही है, स्वयं का अपोजिट है, तो वो तो रिलेशन में है ही। तो इसमें क्या दिखा कि सभी का स्वयं का अपोजिट भी रिलेशन, मिरर ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सम्मित कहेंगे। अब संक्रामक की बात आई तो संक्रामक में हर किसी को चेक करना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, संक्रामक में हर किसी को चेक करना पड़ता है। तो यहां से हम शुरू करते, इधर छोड़ देते, इधर से शुरू करते हैं। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का रिलेशन 3 के साथ, जो कमजोर है सिर्फ हम उसी को पकड़ रहे हैं। यहां पे देख रहे हैं 1 का रिलेशन अगर 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ, दैट मींस ये हमारे लिए ए बी कहलाएगा, ये हमारे लिए बीसी कहलाएगा। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ यानी ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, जो कि रिलेशन में नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ये रिलेशन संक्रामक कहलाने का कोई इसमें अधिकार नहीं है। तो हम यहाँ पे रीजन जरूर लिखना चाहेंगे, छोटा सा रीजन दे देते हैं कि चूंकि सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 का रिलेशन है 2 के साथ, ठीक ना, 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ? 3 के साथ। बट यहाँ पे लगा देते हैं कि 1 का रिलेशन 3 के साथ यानी ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, जो कि नहीं है, और अगर नहीं है तो इस रिलेशन को संक्रामक हम लोग कहने वाले नहीं है। यानी ये याद रखिएगा, सब जगह फुलफिल हो जाए, एक जगह पे भी गड़बड़ी है तो आपको ढूंढना उसी पॉइंट को जहां पे वो मिस कर रहा है, यानी जहां पे वो फेल हो रहा है, उसी कंडीशन को ढूंढ करके रीजन बनाना है और समझ लेना है कि अगर एसी नहीं है तो रिलेशन संक्रामक नहीं कहलाएगा। ये आखिरी रिलेशन है हमारा। चलते हैं आखिरी रिलेशन की तरफ। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 0 का 0 के साथ संबंध बिल्कुल ठीक है, 1 का 1 के साथ है वो भी सही है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो सबसे पहली बात, ये तो हमारे लिए ऑप्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी है सभी का स्वयं के साथ संबंध है, तो इस संबंध को हम लोग स्वतुल्य तो बोल देंगे आराम से, ये हमारे लिए स्वतुल्य संबंध होगा। चलो ठीक हो गया। आगे अगर हम सम्मित की बात करें तो मिरर ऑब्जेक्ट, यहां से शुरू करते हैं। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ये हमारे लिए सम्मित नहीं होगा। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे और सीधा कह देंगे कि सर ये सम्मित नहीं है। और क्यों नहीं है बाबू? तो याद रखना है 1 का रिलेशन 2 के साथ है, अपोजिट ढूंढोगे, 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, तो ये सम्मित हमारे लिए नहीं कहलाएगा। और रहा बात संक्रामक का, तो हम यहाँ पे अभी जस्ट रीजन दिए हैं कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ? 3 के साथ होना चाहिए, जो रिलेशन में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। यही वाला रीजन इसके साथ भी हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो ये रिलेशन फिर संक्रामक भी नहीं कहलाएगा। बोलो दिक्कत भी किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार हम फिर से शुरू से समाप्त कर देते हैं, समझा देते हैं कि स्वतुल्य का मतलब क्या बोले कि स्वयं के साथ जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, उन सभी का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको स्वतुल्य कहेंगे, और अगर नहीं है तो इसको स्वतुल्य कहने का कोई जरूरत नहीं है, यानी वो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। और अगर बात करें हम सम्मित का, सम्मित में क्या बोले कि सभी का मिरर ऑब्जेक्ट जितने भी युग्म है, जितने भी क्रमित युग्म इसके अंदर आते हैं, पेयर आते हैं, उन सभी के अपोजिट रिलेशन होने चाहिए। यानी ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए। अगर मिरर ऑब्जेक्ट सभी का है तो ये सम्मित कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा।
और संक्रामक में दो तरह के शर्त बताए। एक शर्त में क्या बोले कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन किसी थर्ड पर्सन सी के साथ नहीं है तो वो संक्रामक कहलाएगा। बट दूसरा रिलेशन यहां से आ जाता है, दूसरा शर्त ये कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन किसके साथ, सी के साथ होगा, तो ए का रिलेशन सी के साथ यानी हमारा और थर्ड पर्सन का रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है और ऐसा है तो वो संक्रामक कहलाएगा, और नहीं है तो ये रिलेशन संक्रामक नहीं कहलाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन, 2-3 ऑब्जेक्टिव यहां पे रखे हुए हैं जो आपको नॉर्मली समझ में आएगा और इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सवाल बोर्ड में ऑलरेडी पहले पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है और ऐसे सवाल ही बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यहां पे सवाल ये दिया गया है कि एक समुच्चय, ध्यान से देखिएगा, यहां पे दिया गया है कि ए एक कोई समुच्चय है और यहां पे पूछा गया है बाबू कि इस समुच्चय में, ध्यान से देखिएगा, इस समुच्चय में ये जो है कितने संबंध, कुल कितने भिन्न संबंध बनाए जा सकते हैं, ये याद रखिएगा, संबंधों की संख्या। अब यहां पे याद रखिएगा कि संबंधों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं जो कि हमेशा के लिए आपको याद रख लेना है। तो यहां पे अगर यहां पूछा जाता है आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्या चीज, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा फॉर्मूला 2 टू द पावर n होता है। याद रखिएगा क्या होता है, 2 टू द पावर, यहां पे n इंटू m लिखे हुए हैं, m इंटू n बोलो या n इंटू m, यहां पे दो अलग अलग लिखे, याद रखिएगा। इसमें दोनों क्या है तो हम यहां पे दर्शा देते हैं बाबू कि जहां, ये दिखा देते हैं कि जहां जो है, जहां ये n जो है वो a में अवयवों की संख्या, a में यहां पे अवयवों की संख्या है, ये फॉर्मूला हो गया, अवयवों की संख्या है। और यहां पे m की अगर बात की जाए तो वो एक समुच्चय मान लेते हैं b में अवयवों की संख्या। अच्छा, ये कब होगा, तो ये तब होगा जब दो समुच्चय अलग अलग हो, यानी यहां जैसे एक ही समुच्चय दिया है तो यहां पे m भी वही है और n भी क्या है, वही है। ये अलग अलग जब होगा यानी ए का समुच्चय एक अलग समुच्चय देगा, एक समुच्चय बी देगा, तो ऐसे कंडीशन में आप यहां पे ये फॉर्मूला लगाओगे। बट अगर दोनों यहां ए देगा, हम तो यहां पे रिलेशन दर्शा देते हैं कि ये रिलेशन तब होगा जब ए का रिलेशन किसके साथ हो, बी के साथ हो, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। और अगर यहां पे ए का रिलेशन ए के साथ हो, ए का रिलेशन ए के साथ मतलब एक ही समुच्चय दिया जाए, उसी का उसी के साथ संबंध अगर बनाना हो तो इस कंडीशन में फॉर्मूला जो होता है वो 2 टू द पावर, देखो अगर यहां n है और दूसरा भी m जो है वो n ही होगा तो बाबू रे यहाँ पे n का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। अब अगर n का स्क्वायर हो जाता है तो समझिएगा अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो n का वैल्यू कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर, ये जो 9 दिख रहा है ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 9। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे n का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला सिंपल सी बात है, अब याद रख लोगे कि अगर a का रिलेशन b के साथ होगा 2 टू द पावर m इंटू n होगा, दो अलग अलग समुच्चयों के लिए। और अगर a का a के साथ ही संबंध होगा तो क्या होगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों n ही होता है तो n इंटू n, n का स्क्वायर हो जाएगा 2 टू द पावर n का स्क्वायर। ये पहला ऑब्जेक्टिव। बोलो दिक्कत भी किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे बढ़ते हैं तो यहां पे संबंध दिया हुआ है, ये एक संबंध दिया हुआ है और समुच्चय का दिया हुआ है, ये भी कि 1 2 3 4 है। तो ये पूछ रहा है कि कैसा संबंध है बाबू, कैसा संबंध। अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 तरह के संबंध पढ़े हुए। उस संबंध में या तो ये स्वतुल्य हो सकता है, या तो संक्रामक हो सकता है, या तो सम्मित हो सकता है, या हो सकता है इनमें से कोई ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर स्वतुल्य की बात, देखो सबको यहां से चेक करते चलना है, स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, सम्मित होगा। सबसे पहली बात, अगर 1 है तो क्या 1 का 1 के साथ कहीं रिलेशन दिखा, क्या नहीं दिखा, यानी स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं, तो सबसे पहला ये रिलेशन तो कट गया। इस रिलेशन को तो आप इजीली काट दोगे कि सर यहाँ पे ये स्वतुल्य नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें कि यहां पे अगर संक्रामक को छोड़ देते, पहले सम्मित की बात कर लेते हैं कि 1 का रिलेशन अगर 3 के साथ है, क्या 3 का रिलेशन 1 के साथ ये रहा, इसका अपोजिट रिलेशन है। 4 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ, ये भी सही है। बट यहां पे ये फंस गया बाबू, यहां पे ये फंस गया क्या कि 2 का रिलेशन अगर 3 के साथ है तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, 3 का रिलेशन 2 के साथ। क्या 3 का रिलेशन 2 के साथ कहीं दिख रहा है क्या, यानी ये सम्मित भी नहीं होगा। तो बचा कौन, या तो ये संक्रामक हो सकता है या तो इनमें से कोई नहीं। अब संक्रामक के लिए हर एक टर्म को चेक करना पड़ेगा। हर एक टर्म का चेक करने का मतलब यहां पे देखिएगा कि अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन किसी और थर्ड पर्सन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ कहीं भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये संक्रामक भी नहीं कहलाएगा। तो यहां पे हम संक्रामक का रीजन दे देते हैं बाबू। संक्रामक का रीजन क्या देते हैं
कि यहाँ पे दिख रहा है कि चूंकि, यहाँ देखिएगा, चूंकि 1 का रिलेशन जो है वो 3 के साथ है, यहाँ दिख रहा है 1 का रिलेशन क्या है, 3 के साथ है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं इसके जस्ट अपोजिट में कि 3 का रिलेशन जो है वो 1 के साथ है, यानी ये हो गया कि ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ। तो इसमें हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि ए का रिलेशन किसके साथ हो, सी के साथ होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे लेकिन लगा देते हैं कि ए का रिलेशन यानी 1 और सी का मतलब भी क्या 1, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, जो कि नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर ये संक्रामक भी नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना तो ये स्वतुल्य है, ना तो ये संक्रामक है, ना तो सम्मित है, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट सवाल के लिए आते हैं। वास्तविक संख्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक ऐसा संबंध रखा गया, सिर्फ एक शब्द की चर्चा की गई है, से छोटा। अब यहाँ पे इस तरह के संबंध आ जाते हैं, बहुत तरह के संबंध इसमें होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, देखिएगा स्वतुल्य में क्या बोले थे, स्वतुल्य में बोले थे स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, और सम्मित में क्या बोले, अपोजिट रिलेशन। संक्रामक की तो बात जान ही रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति ए है, क्या वो स्वयं से छोटा हो सकता है, क्या कोई स्वयं का से छोटा हो सकता है? कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए पेन है, क्या ये स्वयं से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये स्वयं से बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। यानी ये शब्द जो है से छोटा रिलेशन स्वयं को स्वयं के साथ कभी रिलेट होने नहीं देगा। अगर रिलेट होने नहीं देगा तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्वतुल्य वाले को काट दिए कि स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि स्वयं से कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु दुनिया की स्वयं से छोटा नहीं हो सकता है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। बात कर रहे हैं सम्मित का। अब यहाँ देखिएगा, अगर ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा, दैट मींस ए का रिलेशन बी के साथ हो गया। अब यहाँ पे अगर अपोजिट हम बात करें कि बी का रिलेशन ए के साथ होगा, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब कहना चाहते हैं कि बी जो है वो ए से क्या होगा, छोटा होगा। ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आप ऊपर बोले थे कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो बी तो बड़ा ना हो गया। तो बी तो बड़ा हो गया, तो बी को ए से छोटा थोड़ी ना दर्शा सकते हैं, यानी अपोजिट रिलेशन इसमें नहीं होगा। दैट मींस अगर दो व्यक्तियों की चर्चा की जाए, मान लो यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे मान लो बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए जो है वो बी से छोटा है, तो बी तो बड़ा हो गया। तो बी तो बड़ा हो गया, तो बी को रिलेशन ए के साथ दर्शाया जा सकता है क्या? बी का रिलेशन ए के साथ नहीं दर्शाया। क्यों नहीं? क्योंकि बी बड़ा है, और अगर बी को ए बोल रहे हो तो इसका मतलब बी जो है वो ए से क्या है, छोटा। ये बोलना चाहते हो बी जो है वो ए से छोटा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि बी तो बड़ा है। यानी ये रिलेशन सम्मित भी नहीं कहलाएगा। तो ये रिलेशन सम्मित भी नहीं कहलाएगा। अब रहा बात संक्रामक का। अब बात करेंगे संक्रामक पे। तो संक्रामक की बात करेंगे तो यहां देखिएगा, ये ले लेते हैं ए है, ये ले लेते हैं बी है, और थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, ये सी है। ध्यान से देखिएगा, ए है, बी है, सी है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, ए जो है वहां बी से छोटा है, सॉरी छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है, बी भी तो किसी थर्ड पर्सन सी से छोटा होगा। तो 100% श्योर है कि ए जो है वो भी सी से छोटा होगा। यानी ए का रिलेशन बी के साथ होगा, बी का रिलेशन जो है वो सी के साथ होगा, और ए का भी रिलेशन सी के साथ बन रहा है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संक्रामक संबंध। और तुल्यता संबंध तो तब होती है जब ये स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो ये केवल क्या कहलाएगा? संक्रामक कहलाएगा। अब इसी में थोड़ा सा एक हम ये भी बात बता देते हैं, कई बार क्या होता है कि इस शब्द के जगह ये लिख सकता है बेटा। क्या लिख सकता है? बेटा। तो स्वयं स्वयं का बेटा नहीं हो सकता है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। अगर यहाँ पे ए बी का बेटा है तो बी ए का बेटा है, वो तो बाप हो जाएगा, तो अपोजिट रिलेशन कभी वो नहीं हो सकता है, तो ये सम्मित भी नहीं कहलाएगा। संक्रामक में बात करेंगे तो संक्रामक में देखिएगा कि अगर ए बी का बाप है या बेटा है, ए बी का बेटा है तो बी भी तो किसी का बेटा होगा, बट ये ए जो है वो बी का बेटा होगा क्या? सी का बेटा होगा क्या? नहीं होगा। ये थर्ड पर्सन सी का बेटा नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये रिलेशन संक्रामक नहीं कहलाएगा, ना तो ये स्वतुल्य, ना तो सम्मित, ना ही संक्रामक है। अब इसी में आ जाता है, थोड़ा सा ये वर्ड ले लेते हैं, पिता। स्वयं स्वयं का पिता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, स्वतुल्य नहीं होगा। ए बी का पिता है तो बी ए का पिता हो सकता है क्या? नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा। संक्रामक की बात करें, ए अगर बी का पिता है तो बी भी तो किसी थर्ड का पर्सन सी का पिता होगा, बट सी और ए का रिलेशन पिता और बेटे का होगा क्या? नहीं होगा, वो तो दादा पोता वाला हो जाता है। तो ये रिलेशन संक्रामक भी नहीं कहलाता। इस तरह के रिलेशन हमारे बुक में भी है और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो ये वर्ड, ये जो वर्ड है से छोटा और से बड़ा, ये बोर्ड में आपसे कई बार पूछे गए, पिछले साल मेरे ख्याल से पूछा गया सवाल है, तो ये बार बार पूछा जाता है। ये हो गया, इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग संक्रामक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो यहां दिया हुआ किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में। अब ये शब्द जो है लंब,
अब लंब के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये संबंध कौन सा संबंध है। अच्छा, लंब का मतलब क्या हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, ये रेखा एक दूसरे के ऊपर लंब है, इसका नाम रख लेते हैं, ये है हमारे लिए L1, ये नाम लिख देते हैं इसका L2। दो रेखाएं दोनों परस्पर क्या है, लंबवत है। तो यह बात बताते हैं कि अगर L1 L2 की बात करें, यहां देखिएगा, तो अगर L1 की बात करें और L1 की बात करें, स्वयं की बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों रिलेशन में आएगा, क्या नहीं हो आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी रेखा, ध्यान से समझिए कि कोई भी रेखा स्वयं का लंबवत नहीं होता, स्वयं पे लंबवत नहीं हो सकता है, स्वयं से वो समांतर हो सकता है बट लंबवत नहीं हो सकता, तो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं बनेगा। तो जहां भी स्वतुल्य वाला कंडीशन है, सबसे पहले तो वो तो कट जाएगा कि स्वतुल्य तो ये होने से रहा, क्योंकि स्वयं से कभी लंबवत नहीं हो सकता। अब बात करें सममित का और संक्रामक का, देखिएगा सममित की बात कर लेते हैं कि अगर L1 L2 के लंब है तो L2 भी तो L1 के लंबवत होगा, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत कहलाएंगे, ये सही है, यानी सममित ये चलेगा। बट संक्रामक की बात अगर करते हैं तो संक्रामक की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, संक्रामक की बात कर लेते हैं, एक रेखा और खींच लेते हैं, यहां पे एक रेखा और खींच लेते, इसका नाम दे देते हैं L3। अब यहां पे देखिएगा L1 और L2 क्या है, लंबवत है, L2 और L3 लंबवत है। क्या L1 और L3 लंबवत है, क्या नहीं है, ये तो समांतर हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन C के साथ है, A का रिलेशन C के साथ, यानी लंबवत का रिलेशन बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और अगर नहीं बनेगा तो ये संक्रामक होगा, क्या नहीं होगा। दैट मींस ये संक्रामक वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी वो क्या होगा, सम्मित होगा। ये क्या होगा, सम्मित होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों हम देख चुके हैं कि L1 और L2 अगर लंबवत है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे का अपोजिट भी बोल सकते हो, L1 L2 के ऊपर लंब है या L2 L1 के ऊपर लंब है, बात एक ही होता है। तो अपोजिट रिलेशन हो जाएगा, यानी सम्मित होगा, संक्रामक और स्वतुल्य होने से रहा ये नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांचवा सवाल, मान लीजिए कि एक समुच्चय दिया हुआ है n पर एक रिलेशन, ये सवाल बहुत बार पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, रिपीट पर रिपीट करते रहता है कि a का जो वैल्यू होगा वो b से क्या होना चाहिए, 2 छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ कंडीशन ये रखा गया कि b का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले उन ऑप्शनों को तो छांट दो जो कि क्या होना चाहिए, b का वैल्यू 6 से छोटा हो, तो 6 से छोटा ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया, ये 3 ऑप्शन हमारे पास अब बचा। अब यहां पे देखिएगा, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा कि a और b के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का। डिफरेंस कितना का है, 2, सिंपल सी बात, डिफरेंस कितना का है, 2 का। जैसे मान लीजिए अगर 8 रखते हैं तो 6 होगा, जैसे अगर 8 रखते हैं तो 6 होना चाहिए, तो गलत है। तो ये ऑप्शन तो सही है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देख रहे हैं 5 का गैप है, ये तो नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं कितने का गैप है, ये अधिक ही है। जैसे बोल रहे थे कि a का वैल्यू b से क्या होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए, तो 2 कम होना चाहिए तो ज्यादा ही है, ये तो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ये ऑप्शन सही होगा। और ये सवाल बोर्ड में कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है, याद कर लीजिएगा, इजी बन जाएगा। अब यहां से रिलेशन का हो गया, कहानी खत्म बाबू, रिलेशन खत्म हो गया। तो अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन, कि फंक्शन होता क्या है, क्या फंक्शन का यूज है, या क्या, कहां से हम लोग जानते हैं, किस तरह के सवाल इसमें बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो फंक्शन की अगर बात करें बाबू, तो फंक्शन से क्या होता है कि फंक्शन में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो फंक्शन होता क्या, पहले सिंपल भाषा में समझा देते हैं, परिभाषा को छोड़ करके थोड़ी सी रियलिटी पे आ जाते हैं। फंक्शन होता क्या, ध्यान से समझिएगा कि संबंध को, एक खास प्रकार के संबंध को ही हम लोग कहते हैं फंक्शन। अब वो खास प्रकार का संबंध क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए संबंध तो बहुत तरह के संबंध समझे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये बात करें कि एक स्विच लगाए, इस रूम में एक स्विच लगाए, एक स्विच के साथ सारे फैन ऑन हो गए, सारे बल्ब ऑन हो गए, तो वो फैन और सारे बल्ब ऑन हो जाना ये कुछ समय के लिए सही हो सकता है, गर्मी के समय सही हो सकता है। बट यही स्विच अगर ठंड में रहे कि एक ही स्विच के साथ फैन भी ऑन हो गया, पंखा भी ऑन हो गया, बल्ब भी ऑन हो गया, सारे इक्विपमेंट अगर शुरू हो जाते हैं, तो वो ठंड के लिए सही है, बट गर्मी के लिए वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो वो रिलेशन तो है बट वो काम ढंग से नहीं करेगा, दैट मींस उसको बोलते हैं कि वर्क नहीं करना, यानी फंक्शन नहीं होना, यानी वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे मोबाइल में अगर हम ये बात करें, मोबाइल की बात कर लेते हैं, मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग, मोबाइल चलाते हैं, कई बार क्या होता है डिस्प्ले खराब हो जाता है, तो दबाते हैं कुछ और दब जाता है, कुछ और क्लिक कर रहे हैं कुछ और क्लिक हो जा रहा है, एक ही साथ 2-3 क्लिक हो जा रहा है, अलग अलग कुछ। तो वो तो रिलेशन है कि यहां टच करेंगे तो वो टच हो रहा है, बट वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा, यानी वो रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, यानी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो एक खास प्रकार के संबंध को ही हम लोग कहते हैं फंक्शन। अब वो खास प्रकार का संबंध क्या होगा, ध्यान दीजिए। समुच्चय ए जो है, ए से बी में परिभाषित एक ऐसा संबंध की बात कर रहे हैं, एक ऐसा संबंध की बात कर रहे हैं जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो ऐसे संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ऐसे संबंध को ही क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। अब यहां से देखिएगा, जैसे ए का रिलेशन अगर बी के साथ है,
तो इसको इस रूप में निरूपित किया जाता है। थोड़ा सा हम इसको डिटेल्स में समझाते हैं। जैसे यहां देखिएगा कि यहां पे एक समुच्चय ले लिए, ये भी एक समुच्चय है, इस समुच्चय का नाम दे दिए, मान लीजिए ए है, इस समुच्चय का नाम दे दिए हम, मान लीजिए बी है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, रैंडम कोई भी एलिमेंट रख रहा है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इस तरह से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दिया गया, ठीक ना। अब इन दोनों का रिलेशन अगर बात करें, ये रिलेशन है खास करके, अब फंक्शन ये कब कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 1 का रिलेशन 7 के साथ है, ठीक है, 2 का रिलेशन 8 के साथ है, 3 का रिलेशन मान लो 10 के साथ दर्शा दिए, और 4 का रिलेशन यहाँ पे 9 के साथ दर्शा लिए। तो इस प्रकार के खास प्रकार के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। अब कंडीशन ये बोले थे कि ए के प्रत्येक अवयव का, यानी जितने भी अलग अलग एलिमेंट सभी की बात कर रहे हैं, सभी का बी में अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, यानी एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अब ये जो प्रतिबिंब वर्ड आया ना, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि प्रतिबिंब किसको कहेंगे, पूर्व प्रतिबिंब किसको कहेंगे, परिसर, प्रांत, ये सभी चीजें आगे आने वाली है। तो इसके अवयव को हम लोग कहते हैं, इसके अवयव को हम लोग कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं, प्रांत। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डोमेन। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। बाबू इसको बोलते हैं डोमेन। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं सह प्रांत। क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। सह प्रांत इसको इंग्लिश में कहा जाता है को डोमेन। क्या बोलते हैं, तो को डोमेन कहा जाता है, इसको को डोमेन कहा जाता है। और इसी के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं, तो परिसर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेंज कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और इसी के एलिमेंट को हम लोग प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसी के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी इमेज कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इमेज, इमेज कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये प्रतिबिंब है तो इसके एलिमेंट को कहा जाता है पूर्व प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, जिसका इमेज बनता है इसको पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। इसको कहा जाता है पूर्व प्रतिबिंब, यानी प्री इमेज। इसको कहा जाता है प्री इमेज कहा जाता है, प्री इमेज कहा जाता है। ध्यान समझिएगा। अब ये प्री इमेज, इमेज क्या है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर ये इमेज है, मतलब ये कोई वस्तु है, और यहां से अगर हम रोशनी डालते हैं, क्या करते हैं, रोशनी डालते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं इमेज तो बनेगा। जैसे अब इस इमेज के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सर 1 का इमेज कौन बना, 7। अगर 2 का इमेज पूछेंगे तो कौन बनेगा, 8। ये 3 का इमेज कौन बना, 12। इसके बाद ये 4 का इमेज कौन बना, 9। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि 12 जो है वो किसका, 3 का इमेज कहलाएगा। तो अगर 12 इमेज है तो 3 क्या हो गया, प्री इमेज। अब इसके सारे एलिमेंट को कहते हैं प्रांत। याद रखिएगा, इसमें बताए थे कि x के एलिमेंट को हम लोग, सॉरी, a के समुच्चय के अवयव को कहते हैं x, और b के समुच्चय के अवयव को कहते हैं y। यानी x जो है हमारा प्रांत कहलाता है, और y यानी फंक्शन जो होता है y को हम लोग कहते हैं सह प्रांत, और इसी को कहते हैं परिसर। अब परिसर कब कहेंगे, प्रांत कब कहेंगे, सह प्रांत कब कहेंगे, इसमें याद समझिएगा। दो चीजें आगे चल करके हमको काम में आने वाला है, एक प्रांत और दूसरा क्या है, परिसर। प्रांत किसको कहेंगे, तो x के वह एलिमेंट जो समीकरण में रखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, तो जैसे मान लीजिए एक समीकरण आपको रख दिए, y बराबर अंडर रूट में यहाँ पे x माइनस 1। अब देखिए, अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो हम आपको बोले कि x का जो भी मान चाहो रख सकते हो, बट आप रख नहीं सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर निगेटिव होने से अपरिभाषित हो जाता है। दैट मींस अगर मान लीजिए x का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, -1 होने से अपरिभाषित हो जाएगा, यानी आप x का मान 0 नहीं रख सकते हो। क्या रख सकते हो, अगर यहाँ 1 रखोगे, 1 - 1 0 रखे, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यानी 1 रख सकते हो, और 1 से ऊपर आप जितना चाहो रख सकते हो, बट नीचे नहीं जा सकते हो। तो अगर इसमें प्रांत की बात की जाए, दैट मींस इसमें x का वैल्यू, जो x का वैल्यू रखा जा सकता है उसको हम लोग कहेंगे प्रांत, और इसको रखने से, यानी x के वैल्यू को रखने से जो y का वैल्यू प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं परिसर, यानी रेंज। अब रेंज की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कोई न्यूज 7 को पहुंचाना है, तो हम 1 को बोलेंगे तो 7 तक न्यूज जा सकता है, आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 तक न्यूज पहुंचाना है तो हम 2 को बोलेंगे तो 8 तक पहुंचाया जा सकता है। बट अगर हम यहाँ पे 10 को न्यूज पहुंचाना चाहें तो ये किसी के रेंज में नहीं, आउट ऑफ रेंज हो गया, यहां तक न्यूज पहुंचाना संभव नहीं है, तो इसको हम लोग रेंज में नहीं मानते। रेंज किसको मानेंगे, तो रेंज 7 को मानेंगे, 8 को मानेंगे, 9 को मानेंगे और 12 को मानेंगे। इसको रेंज मानेंगे, बट इस 10 को रेंज नहीं मानेंगे, क्योंकि ये किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। और अगर हम परिभाषा की बात करें तो थोड़ा सा हम लोग अपने मन की बात कर रहे हैं, परिभाषा किताबी भाषा नहीं,
तो प्रथम समुच्चय का वह अवयव जो द्वितीय समुच्चय के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, ऐसे अवयवों के समुच्चय को हम लोग कहते हैं प्रांत। द्वितीय समुच्चय के सभी अवयव को, चाहे वो रिलेशन में हो अथवा ना हो, ऐसे सारे अवयवों के समुच्चय को हम लोग कहते हैं सहप्रांत। और द्वितीय समुच्चय के वह अवयव जो प्रथम समुच्चय के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, ऐसे अवयवों के समुच्चय को हम लोग कहते हैं परिसर। और परिसर को ही कहा जाता है प्रतिबिंब, क्योंकि अगर हम 10 पूछे किसका प्रतिबिंब, आप बता सकते हो किसका प्रतिबिंब, किसी का नहीं। तो ये 10 प्रतिबिंब नहीं है, 7 प्रतिबिंब है, 8 प्रतिबिंब है, 9 प्रतिबिंब है और 12 प्रतिबिंब। तो यहां पे हम बात कर रहे थे फंक्शन का। तो फंक्शन में क्या बोले थे कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। जैसे 1 का एक ही प्रतिबिंब है 7, 1 का एक ही अवयव के साथ रिलेशन है, एक के ज्यादा रिलेशन नहीं होने चाहिए, एक से ज्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर उसको हम लोग फलन नहीं कहेंगे। अर्थात फलन का मतलब क्या बोले, एक खास प्रकार के रिलेशन। खास प्रकार के रिलेशन मतलब क्या, जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल बी में क्या होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग फलन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां पे बात करें एक खास प्रकार का रिलेशन, एक रिलेशन दे दिए, यहां पे 1 है 2 है, ठीक है, यहां पे 3 है 4 है, ठीक है, और यहां पे 1 है 5 है, ठीक है। इस रिलेशन को पूछ रहे क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा क्या। तो इस रिलेशन को फंक्शन बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका क्या करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। जितने भी प्रथम घटक होते हैं वो सारे समुच्चय ए के अवयव होते हैं, जितने भी द्वितीय घटक होते हैं वो समुच्चय बी के अवयव होते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा कौन, ये दिखा 1, यहाँ पे दिख रहा है कौन 3 दिख रहा है, ये 1 है तो 1 को दोबारा यहाँ पे नहीं लिखा, एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है। यहाँ से सेकंड एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4 और क्या हो गया 5। ये समुच्चय हमारे लिए मान लो ए है और ये समुच्चय हम मान लिए बी है। प्रथम समुच्चय के अवयव को x और द्वितीय समुच्चय के अवयव को y, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना है, जिसमें ये दिख रहा है 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। फिर 3 का रिलेशन 1 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ भी है, और 3 का रिलेशन किसके साथ है, तो 4 के साथ। यहाँ पे दिख रहा है कि एक अवयव का एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये समुच्चय, ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा अतरंगी भाषा में समझते हैं। हम इसको अपने आप को रख लेते हैं कि मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं 1 से, किससे हम बात कर रहे हैं 1 से, और 1 हमारे अलावा किससे बात कर रहा है 5 से, क्या ये रिलेशन आगे चलेगा, नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी से और वो किसी और से बात कर रहा है या कर रही है, तो वो रिलेशन आगे चलने वाला नहीं है। दैट मीन्स ये रिलेशन तो है, क्योंकि एक्स तो हरदम कहलाएगा ना, जिंदगी भर कहलाएगा, तो ये रिलेशन तो है, बट इसको हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे वर्क करने वाला नहीं है, ये आगे चलने वाला नहीं है। तो ये रिलेशन फंक्शन जो है वो नहीं कहलाएगा, यानी फंक्शन ये नहीं कहलाएगा। तो रीजन एक ही रखना है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिबिंब एक है तो फिर फंक्शन है, और अगर एक से ज्यादा प्रतिबिंब है तो फिर वो फंक्शन हमारा नहीं कहलाएगा। दिक्कत भी किसी को। अब रहा बात यहां पे अगर बात करें फंक्शन का, तो फंक्शन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, उसी में फिर थोड़ा थोड़ा ऐड करके 4 बना दिया जाता है। अब वो 4 क्या होगा आगे चल करके पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं फलनों के प्रकार। फंक्शन के जो टाइप होते हैं, कितने प्रकार के टाइप होते हैं, तो शुरुआती हम लोग फर्स्ट फंक्शन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 1-1 फंक्शन, एक-एक ही फलन। हिंदी में कहा जाता है इसको एक-एक ही फलन, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। 1-1 का मतलब होता है जब एक रिलेशन बने, यानी एक अवयव का एक रिलेशन ही, एक ही एलिमेंट से रिलेशन हो, तो इसको हम लोग कहते हैं 1-1 फंक्शन। और अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें नॉर्मल सी बात है, एक-एक ही फलन अथवा एक-एक फलन उसको कहा जाता है जिसमें x के अंतर्गत भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब क्या हो। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब, यानी एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब तो अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग अगर प्रतिबिंब होता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं एकैकी फलन। अब थोड़ा सा हम इसको ग्राफिकल समझा देते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ये फॉर्मूला समझिएगा कि अगर कोई 2 एलिमेंट मान लीजिए कि किसी समुच्चय में है, ठीक है, और अगर हम रिलेशन फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हमेशा क्या होता है कि f1 और f2, fx1 जो है fx2 के बराबर होता है, और इस कंडीशन से कभी अगर हो जाए कि x1 और x2 आपस में क्या हो, बराबर हो, x1 x2 बराबर हो, तो अगर ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं 1-1 फंक्शन। और साथ ही साथ इसी में बात कर लेते हैं दूसरा का भी, बहुएक फलन, मतलब इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन का फंक्शन का मतलब सेम उसी भाषा में बोल देते हैं कि वह फंक्शन होगा जिसमें क्या होगा, एक 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में केवल एक प्रतिबिंब हो। क्या हो, बी में प्रतिबिंब तो एक ही होगा, बट यहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट का, यानी एक से ज्यादा का मतलब हो जाता है मेनी, और उधर एक प्रतिबिंब बन रहा है यानी 1, इसको हम लोग कहते हैं मेनी वन फंक्शन। तो फंक्शन का सिंपल सा वही लॉजिक है
कि fx जो है fx1 और fx2 बराबर होगा, बट x1 और x2 आपस में बराबर नहीं होता है। बराबर होगा तो 1 1 और बराबर नहीं होगा तो उसको कहते हैं मेनी वन। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ग्राफिकली इसको समझा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन हम यहाँ पे रख लेते हैं इस फंक्शन को हम समझने के लिए। ये रख लिए a है, ये हमारे लिए b है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, रेंडम कोई भी, ये 6 7 8 9 10 कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शा दिए 1 का रिलेशन 7 के साथ है, 2 का रिलेशन 8 के साथ है, 3 का रिलेशन 8 के साथ है, और यहाँ पे दर्शा देते हैं कि यहाँ पे 4 का रिलेशन 9 के साथ है। तो चलो यहाँ से दर्शा देते तो हमको पता चला कि इसमें एक एक अवयव का ही रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो तरह का, इसको थोड़ा सा हम एक और अलग कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं। जैसे ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय हमारे लिए बी हो गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 का रिलेशन इस तरह से हम दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, सबको ध्यान से देखना है कि इसमें एक अवयव का, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक अवयव का एक अवयव के साथ ही रिलेशन है, एक अवयव के साथ ही रिलेशन है। तो ऐसे सिंपली समझ में आएगा कि सर इसको आप चुपचाप क्या कह लो, इसको कह लो 1 1 फंक्शन। क्या कह लो, 1 1 फंक्शन कह लो। तो एक अवयव का अगर एक अवयव के साथ संबंध यानी एक ही प्रतिबिंब है तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। बट अगर एक से ज्यादा, ध्यान देखिएगा, एक से ज्यादा अवयवों का अगर एक अवयव एक प्रतिबिंब है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे, तो इधर एक से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेनी, और एक अवयव का रिलेशन बन रहा है तो ये हो गया 1, दैट मींस इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग मेनी वन फंक्शन। इसको क्या कहा जाएगा, मेनी वन फंक्शन, इसको कहते हैं हम लोग मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये तो हम क्या बोले थे, अपने आप को मानते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 1 से, 1 किसी और से बात नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं किससे, हम बात कर रहे हैं 2 से, 2 किसी और से बात नहीं करना चाहिए। बट हम जो है वो 2 के अलावा 3 से भी बात करेंगे। आपको पता है रियल लाइफ में यही चलता है कि अगर हम बात कर रहे हैं 2 से और हम 3 से भी बात कर रहे हैं तो वो चलेगा, ये चलेगा, ये फंक्शन है। क्योंकि खुद को गलत कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि खुद को कोई गलत मानता ही नहीं है, तो यानी ये फंक्शन है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग कहते हैं मेनी वन। जब एक से ज्यादा अवयवों का एक अवयव के साथ संबंध होता है तो मेनी वन, और एक अवयव का एक अवयव के साथ संबंध होता है तो इसको हम लोग कहते हैं 1 1। तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं, 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। अब इसी में आ जाता है कुछ फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं आच्छादक और कहते हैं अनाच्छादक। देखिए आच्छादक और अनाच्छादक क्या होता है, आच्छादक फंक्शन और अनाच्छादक फलन ये क्या होता है, दोनों के बारे में हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम जैसे मकई सुखाते हैं, बाबू मकई सुखाते हैं, गेहूं सुखाते हैं सड़कों पे या फील्ड में हम सुखाते हैं, खेत में, मैदानों में। और मान लीजिए कि सूखने दिए हैं, अचानक से बारिश पड़ गई। क्या पड़ गई, अचानक से बारिश पड़ गई, तो हम लोग तिरपाल लेकर के दौड़ते हैं, तिरपाल लेकर के उसको ढकते हैं। तिरपाल से ढकेंगे तो क्या है प्रोबेबिलिटी कि पूरा तरह से ढक जाएगा, क्या हो सकता है थोड़ा सा उघार भी रह जाए, हो सकता है पूरा ढक जाए। और अगर पूरा तरह से ढक जाएगा तो उसको बोल दो आच्छादक। क्या बोल दो, आच्छादक। और अगर हल्का सा भी उसमें उघार रह जाएगा, थोड़ा सा खुला छूट जाएगा, पूरा तरह से तिरपाल वहां नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको कह देंगे अनाच्छादक। मतलब क्या है कि अगर हम समुच्चय बी की बात करें, ए की बात नहीं कर रहे, बी की बात कर रहे, बी के सारे एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट से अगर रिलेशन में है, ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन में, तो उसको कह देंगे आच्छादक। और अगर कोई एक एलिमेंट रह गया यानी रिलेशन में नहीं है, उसको क्या कहेंगे, अनाच्छादक। यहां देखिएगा इसमें क्या दिख रहा है कि सभी अवयवों का, बी के सारे अवयव ए के किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है, तो इसको कहते हैं हम लोग आच्छादक। क्या कहते हैं, ये आच्छादक कहलाता है। और इसमें दिख रहा है कि जो 10 है, बी के अवयव 10 जो है वो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो इसको कह देते हैं अनाच्छादक। ये कह देते हैं आच्छादक, अनाच्छादक या अंतःक्षेपी भी कहते हैं। आच्छादक फलन कहलाता है, ये आच्छादक फलन कहलाता है। अब यहां से थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं। तो नॉर्मली हम तो समझा चुके हैं आच्छादक और अनाच्छादक क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा कि अगर यहां पे बात करें आच्छादक फलन कौन होगा, तो बी के अंतर्गत प्रत्येक अवयव, बी के अंतर्गत की बात करें, बी के अंतर्गत प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का अगर प्रतिबिंब होता है, तो ऐसे अवयव को हम लोग, ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। सिंपल भाषा में कुछ नहीं समझना इसमें, नॉर्मली यही बात है। और अगर बात करें अनाच्छादक का, या अंतःक्षेपी या अआच्छादक बोलते हैं इसको, तो इसमें क्या होगा कि अगर बी की बात कर रहे हैं, कम से कम एक अवयव, कम से कम एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक अवयव, अगर एक छूटा रह गया यानी मतलब बोल सकते हैं नहीं झपा, तो अगर एक अवयव एक के किसी न किसी अवयव, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब अगर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनाच्छादक। क्या कहते हैं, अनाच्छादक। तो ये 4 कहानी है।
पहला क्या हो गया 1-1 फंक्शन, दूसरा क्या हो गया मिनिमम फंक्शन, तीसरा क्या हो गया आच्छादक जिसको हम लोग कहते हैं ऑनटू, और तीसरा हो गया यहाँ पे चौथा हो गया अंतःक्षेपी जिसको हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल आ जाता है, सवाल ले लेते हैं। ये सवाल बोर्ड में कई बार पूछा जाता, बताए थे कि फंक्शन से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि प्रूफ करके दिखाना है, मतलब पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन जो दिख रहा है R2R मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में, ये 1-1 को दूसरे नाम से इंजेक्टिव भी बोलते हैं, क्या ये इंजेक्टिव है यानी 1-1 फंक्शन है। तो प्रूफ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले क्या करना है बाबू, मानना है। क्या करना है, मानना है कि मान लेते हैं ये x1 और x1 को मान लेते हैं, एक दूसरा क्या मान लेते हैं x2, ये दोनों क्या है रियल नंबर का एक हिस्सा है, यानी रियल नंबर में दो अवयव। अब चाहो तो आप रियल नंबर में कुछ मान भी सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी, बट यहाँ पे बहुत सारे नंबर से तो मान नहीं सकते। हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर क्या करते हैं, इसको वैल्यू मान लेते हैं कि x1 है x2 है, दो वेरिएबल है, दोनों कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। अब यहां से समझते हैं कि अगर ये फंक्शन है, चूंकि ये क्या है फलन है, और चूंकि फलन है तो यहाँ पे 100% जो है x1 और x2 हमारा fx1 और fx2 आपस में बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे समीकरण की बात की जाए, समीकरण क्या था, x³ था। अगर x1 का वैल्यू रखोगे तो x1 का क्यूब कहलाएगा, और अगर x2 रखोगे तो क्या कहलाएगा, x2 का क्यूब कहलाएगा। इस कंडीशन में हम लोग देख पाते हैं कि इसमें क्या हो जाता है कि x1 और x2 आपस में बराबर हो जाते हैं, और अगर बराबर हो जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं अतः यह क्या है, अतः यह 1-1 फलन, इसको हम लोग कहते हैं अतः यह क्या है 1-1 फलन है, 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि सर सिर के ऊपर चला गया, क्या मतलब हुआ नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रख लेते हैं, कोई भी एक संख्या रख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 का हम कर लेते हैं क्यूब, 2 का क्यूब कर लेंगे कितना होगा 8, कितना हो जाएगा 8। अब ये आप बताइए कि रियल नंबर में ऐसी कोई संख्या है क्या, रियल नंबर में ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका क्यूब करने के बाद 8 आए, ऐसा कोई संख्या है क्या, नहीं है। यानी अब हम रिलेशन अगर इस तरह से दर्शा रहे हैं कि 2 का रिलेशन किसके साथ बनने वाला, 8 के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन ये रखें कि x का क्यूब करना है, क्या करना है, x का क्यूब करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, अगर 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्या इन संख्याओं को छोड़ करके, जैसे 8 अगर है तो 8 के लिए 2 को छोड़ के किसी और का क्यूब करने से क्या वो हमारा 8 आएगा, क्या नहीं आएगा। दैट मींस ये हो गया कि 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं है जिसका क्यूब करने पर 8 है, मतलब 2 के अलावा किसी और का रिलेशन 8 के साथ होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हो गया 1, और उधर भी क्या 1, इसलिए इसको क्या कहते हैं 1-1 फंक्शन। क्या कहते हैं 1-1 फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझने के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं जिसमें इसमें फंक्शन दिया गया, ध्यान समझिएगा। इसमें भी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि क्या कर लेते हैं, तो x1 जो है और x2 दो संख्याएं हैं जो कि प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या में बिलोंग करता है, और फंक्शन यहां पे दिया गया, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन दिया हुआ है क्या, x का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन के लिए x1 और x2 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बाबू, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x1 का स्क्वायर करें और यहाँ पे x2 का स्क्वायर करें तो ऐसे कंडीशन में कई बार क्या होता है, कई बार यह होता ही है कि x2 और x1 आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, ये थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकली समझते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे संख्याएं रख रहे हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, रियल नंबर में तो सारी संख्याएं आती है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 0 शुरू करते हैं, इधर हो गया -1, ये हो गया -2, -3, इस तरह से इधर हो गया +1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा कुछ संख्या। और इधर पे हम रख रहे हैं इसका जो वैल्यू, हम यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद की बात कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए कंडीशन, यहाँ कंडीशन ये है कि वैल्यू जो होना चाहिए, ये y का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए। y मतलब ये फंक्शन जो होता है वो y होता है। अब अगर मान लीजिए कि -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और +3 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 9 होगा। इसका मतलब कि -3 का भी रिलेशन और +3 का भी रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ है। यानी एक से ज्यादा अवयवों का रिलेशन मिल रहा है। यहां पे देखिएगा, अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 4 हो रहा है ना। यानी एक अवयव का क्या है, एक अवयव से ज्यादा रिलेशन है। देखिएगा स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो दोनों फंक्शन बराबर, दोनों फंक्शन का मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है। हम x1 दैट मींस 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, -3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 9 आ रहा है, और +3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 9, दोनों फंक्शन का वैल्यू तो बराबर है। बट ये दोनों संख्याएं आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती। क्या -3 + 3 के बराबर होगा? नहीं होगा। -2 + 2 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। यानी वो संख्याएं आपस में बराबर नहीं है, बट उसका स्क्वायर जो है वो आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो यहां पे बताए थे कि यहां एक से ज्यादा अवयवों का रिलेशन एक अवयव के साथ हो रहा है, तो आपको पता होगा सिंपली हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड नाम रख देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेनी वन। क्या बोलते हैं? तो मेनी, और इधर क्या हो जाता है, वन, एक अवयव के साथ रिलेशन है, तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं मेनी वन फंक्शन। अतः इससे प्रभाषित होता है कि ये फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन। क्या है? मेनी वन फंक्शन। अब यहां पे आ जाता है इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब क्या बोले थे? अनाच्छादक। अनाच्छादक का मतलब ऐसे कुछ अवयव होंगे जो रिलेशन में नहीं आए होंगे, यानी बी के कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जो किसी न किसी का प्रतिबिंब यानी छूट गया होगा, रह गया होगा। अब यहां पे समझते कौन रह गया, तो हम जानते हैं कि अगर वास्तविक संख्या की बात की गई है बाबू, तो वास्तविक संख्या में तो निगेटिव संख्याएं भी होती है, निगेटिव संख्याएं भी होती है। निगेटिव जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -9, -4 भी तो होगा। बट वो किसी का रिलेशन, किसी के साथ रिलेशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्क्वायर कभी भी, किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और अगर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दैट मींस हम यहां पे कह सकते हैं कि सर -4 भी तो इसमें है, -1 भी तो है, -9 भी तो है। तो बहुत सारी संख्याएं हैं जो एक के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब, यही तो परिभाषा पढ़े थे कि बी का कोई भी अवयव, एक ऐसा अवयव, एक कम से कम एक अवयव अगर एक के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अनाच्छादक यानी इनटू फंक्शन। तो हम देख रहे हैं यहां पे लिख सकते हैं कि चूंकि यहां पे -4 आर के किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात यह संबंध क्या कहलाएगा, अर्थात यह फलन क्या कहलाएगा, अनाच्छादक। पहली बात तो हो गया ये मेनी वन फंक्शन हो गया, अनैक्यिकी जिसको बहुएक फलन कहते हैं, और ये अनाच्छादक है यानी इसमें सारे अवयव एक दूसरे के साथ, मतलब इसका प्रतिबिंब यानी जो बोले पूरे तरह से ढकाया नहीं है, कुछ अवयव रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, अर्थात इसको कहते हैं अनाच्छादक यानी इनटू फंक्शन। बोलो दिक्कत भी किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से जो है फंक्शन का कहानी खत्म हो गया। फंक्शन में अब थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में, जहां से सवाल आता है बाबू, जहां से सवाल आता है तो फंक्शन में सवाल आता है उसी तरह का x² x³ इस तरह का कुछ दे देगा, 2x दे देगा, 3x दे देगा, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाता है व्युत्क्रम। ये 100% यहां से बाबू सवाल होता ही होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम फलन। क्या कहते हैं? तो व्युत्क्रम फलन क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन मतलब ऐसा फलन जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है, जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है उसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय, और जिसका निकालते हैं उसको व्युत्क्रम फलन कहते हैं। देखिए वह फलन जो एकैकी तथा आच्छादक दोनों होता है उसे व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा फलन जो एकैकी यानी 1 भी है और आच्छादक का मतलब 1 बोलते हैं, आच्छादक भी है, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट की अगर हम बात करें बाबू, इसके जस्ट अपोजिट की बात करें तो विलोमतः यानी उल्टा, अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो वो 100% वो जो है वो अनिवार्य रूप से एकैकी तथा आच्छादक दोनों होगा, एकैकी तथा आच्छादक दोनों होगा। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। अब व्युत्क्रमणीय फलन जैसे मान लीजिए ए का बी के साथ रिलेशन है, यहां से देखिए ए का कंडीशन यहां पे बी के साथ, इसमें याद रखिएगा जो प्रथम समुच्चय होता है उसको हम लोग प्रांत कह देते हैं और दूसरे समुच्चय जो होता है उसको हम लोग परिसर कहते हैं। ठीक है, दो ही बात होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपोजिट आएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे एफ है बराबर y हो गया, तो y का यहां पे अगर रिवर्स लेंगे, इसका रिवर्स जो होगा वो f इनवर्स y दे दिए हैं, ये x के बराबर होता है। अब यहां से जो सवाल आता है बाबू, यहां से जो सवाल आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ध्यान समझिएगा, पहले हम इसको सवाल को थोड़ा सा इस पे कर लेते हैं। सवाल देखिएगा, सवाल क्या होता है। तो मान लीजिए आपको क्या करेगा, एक फंक्शन दिया जाएगा, सिंपल फंक्शन है एकदम, जैसे इस तरह बच्चा वाला 2x + 3, और बोलेगा कि बताओ इसका इनवर्स क्या है, इसका क्या है, इनवर्स क्या है, इनवर्स क्या है। तो इनवर्स यहां पे fx लगा देते हैं, नहीं भी हो सकता कोई बात नहीं, f इनवर्स इसका पूछा जाएगा। f इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स निकालने का मतलब हम क्या बोले कि ये क्या है, y है, एक्चुअल में क्या है, ये y है। y बराबर क्या दिया हुआ है, 2 × x दिया हुआ है, प्लस में क्या दिया 3। अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं दैट मींस हम x का वैल्यू निकालना, क्या चाहते हैं, x का वैल्यू। एकदम सिंपल वर्ड में समझना, इजी ट्रिक वाइज समझना है, ट्रिक मान लो इसको कि हमको चाहिए x का वैल्यू।
अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये सब 10वां में सीखे थे कि x का वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो भी है उसको हटना पड़ेगा। जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, जो गुना में है वो उधर जाएगा तो भाग में, और जो भाग में उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो अगर x का वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये y हो गया, माइनस में कौन आ गया, 3 आ गया, बराबर में क्या हो गया, 2 इंटू एक्स हो गया। और अगर x का वैल्यू चाहिए तो 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा 3 और बटे में आ गया कौन, 2। इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन में यहाँ पे x के यूज के लिए किया जाता है कि fx की बात कर रहे थे तो यहाँ पे x मान लेंगे तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, जिसको fx के रूप में बोला जाता है। तो यहाँ पे y की जगह x बोलोगे, अब -3/2 हो जाएगा। ये हमारा कहलाता है इनवर्स फंक्शन। बोलो दिक्कत भी है, एकदम इजी भाषा में। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, एक बार फिर से सवाल ले रहे हैं कि आपको एक सवाल दिया जाए, fx बराबर दिया हुआ है 9x माइनस में 5। एकदम सिंपल भाषा में देखो, फटाक से डायरेक्ट आंसर निकालना। f इनवर्स की बात कर रहे हैं हम, क्या बोले थे, x का वैल्यू इस सबको उठा करके इधर लाना है, वही हमारा इनवर्स होता है। देखो ऑब्जेक्टिव फटाक से समझ में है। ये जो भी इधर इसके साथ होगा प्लस में जाएगा, उधर माइनस में चला जाएगा, और जो गुना में होगा वो भाग में चला जाएगा। तो इधर क्या रखोगे, x, क्योंकि आंसर हमेशा x के टर्म में होता है। x हो गया, ये माइनस में था, इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस में आ गया, और ये गुना में था तो ये क्या हो गया, भाग में हो गया। देखो कितना आसानी से बन गया, कितना आसानी से बन गया। इसी सवाल में एक और सवाल जोड़ देते हैं, इसी सवाल में एक और सवाल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि fx आपको दिया जाए इस तरह से कि यहाँ पे x/9 है और प्लस में यहाँ पे 2 है, प्लस में क्या है, 2 है। हम y का यहाँ पे इनवर्स पूछ रहे थे, f इनवर्स पूछ रहे थे। f इनवर्स निकालने के लिए क्या बोले थे, इधर रखो x को सिंपली, इसके साथ जो प्लस में होगा वो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, और जो गुना में होगा वो भाग में, जो भाग में होगा वो गुना में। तो गुना में कौन आ गया, गुना में आ गया 9। ये हमारा इनवर्स का है। बोलो दिक्कत भी किसी को, एकदम इजी सवाल है यहाँ से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहां से आ जाता है एक आखिरी कॉन्सेप्ट, जैसे एक और कॉन्सेप्ट बचा है छोटा सा, इसको हम लोग कहते हैं फलनों का संयोजन, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है दो फलनों को आपस में ऐड कर देना, एक दूसरे से संयोग करा देना, जिसमें एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, जिसको हम लोग फॉग बोलते हैं या फिर गॉफ बोलते हैं। फॉग और गॉफ वाला सवाल 100% पूछा जाता है। तो फॉग और गॉफ वाला सवाल क्या होता है, देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट है, सिंपली इसको हम लोग फॉग और गॉफ बोलते हैं। तो सवाल एक्चुअल में क्या आता है, वो सवाल हम आपको दिखा देते हैं। सवाल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक सवाल सिंपली इस तरह से दिया जाएगा कि fx मान लीजिए दिया हुआ है आपको x का स्क्वायर, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन एक gx दे दिया, मान लो यहाँ पे 3x + 1 दिया, 3x + 1। हम यहाँ पे दोनों बातें निकाल के दिखाते हैं। एक बार हम फॉग भी दिखा रहे हैं और दूसरा यहाँ पे गॉफ भी दिखा रहे हैं। फॉग और गॉफ दोनों निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। फॉग और गॉफ दोनों निकाल के दिखा रहे हैं कि कैसे निकलता है। तो इसका मतलब होता है, देखिए ध्यान से, अगर हम फॉग की बात करें, f(g) की बात करें, f(gx) का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे हो जाएगा f हमारा, और जो हमारा ये जो gx फंक्शन है वो एंगल के टर्म में चला जाएगा। और अगर हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझा दे, पहले थोड़ा सा हम समझा दे, इधर आ जाइए। यहाँ पे अगर मान लीजिए fx मान आपको दिया जाए, यहाँ पे fx मान आपको दिया जाए कि x + 9 है बाबू, और हम आपको बोले कि x का मान 3 है, तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर x का मान यहाँ पे हम क्या बोले, आपको 3 रखना है, तो यहाँ पे f(x) के जगह पे हो जाएगा 3। जहां जहां x होगा वहां वहां आप 3 रखते थे। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अगर 3 बोलेंगे तो 3 रखोगे, 4 बोलेंगे 4 रखोगे। जैसे यहाँ पे f मान लो 5 बोल दिए, तो इसका मतलब x के जगह पे क्या करोगे, 5 रख दोगे। और अगर हम यहाँ पे y बोल दिए तो क्या करोगे बाबू, x के जगह पे y बोल दोगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई संकोच नहीं है। तो ये यही कहानी होता है कि x के जगह पे आपको वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे भी वही काम है कि अब देखो x का जगह कौन ले रहा है, x का जगह कौन ले रहा है, तो gx ले रहा है। तो एक्चुअल में fx का फंक्शन जो था वो था क्या, fx का फंक्शन था हमारा x का स्क्वायर। बट यहाँ पे इस x के जगह पे रहने कौन वाला है, तो gx का वैल्यू, क्योंकि ये एंगल का काम कर रहा है, मतलब एंगल का काम कर रहा है। जैसे x का मान हम रखते थे उसी तरह से, तो यहाँ पे x का मान एक्चुअल में रिप्लेस हो रहा है किससे, 3x + 1 से। किससे, 3x + 1 से। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 1। जैसे अगर मान लो वहां x का स्क्वायर होता है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, तो x के जगह पे जो भी रखोगे उसका स्क्वायर करोगे ना बाबू रे, जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करोगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर। आप चाहो तो तोड़ सकते हो, a का स्क्वायर करोगे तो 9, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab करोगे तो 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा। बोलो दिक्कत भी किसी को। ये हो गया फॉग का वैल्यू। हम इसी के साथ यहाँ पे गॉफ बना देते हैं, याद देखिएगा। अगर हम यहाँ पे गॉफ बनाते हैं, गॉफ g of fx पढ़ते हैं इसको, g of fx, fx चला जाता है एंगल के रूप में,
अब यहाँ पे अगर हम gx की बात करें तो gx का जो फंक्शन है वो कितना था 3x + 1, बट यहाँ पे x कौन उसका जगह लेगा, x का जगह कौन लेगा, तो x का जगह लेगा fx का वैल्यू क्या था x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर हो गया तो x के जगह पे जहां जहां x होगा वहां x स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x का जगह कौन लेने वाला है fx का मतलब कौन x का स्क्वायर + 1, ये हमारे लिए क्या हो गया फॉग और गॉफ। बोलो दिक्कत भी है, सिंपल सी बात है, क्या करना है फॉग में fx यहाँ पे क्या करना है x की जगह को रिप्लेस करना है, कभी fx का वैल्यू रखा सकता है, कभी यहाँ पे क्या रखाएगा gx का वैल्यू रखाएगा। और मान लो एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा हम कर देते हैं कि सर अगर यहाँ पे f ऑफ fx बोले, f ऑफ f बोल दिए तो f ऑफ fx कैसे निकालोगे, तो यहां पे हो जाएगा ये हमारा क्या, ये हो जाएगा f और एंगल में भी क्या हो जाएगा fx ही हो जाएगा, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं बाबू। fx का वैल्यू क्या था x का स्क्वायर, fx का वैल्यू क्या था x का स्क्वायर और जगह कौन लेने वाला है fx का वैल्यू क्या था x स्क्वायर, तो इस x के जगह पे x स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पे x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा x पे पावर 4 हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है जगह रिप्लेस करना है, x का वैल्यू क्या करना है रिप्लेस करना है, कभी fx के साथ कभी gx के साथ, कभी यही हमारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं फॉग और गॉफ। इस तरह के 100% एक सवाल बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक आखिरी कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको हम लोग कहते हैं, आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा जो है उसको कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया को हम लोग सिंपल भाषा में बोल देते हैं स्टार वाला सवाल। क्या बोल देते हैं स्टार वाला सवाल। ये 100% बोर्ड में आता ही आता है, दो नामों से आता है। दो नामों से क्या आता है, एक तो स्टार बना करके भी आता है, एक कई बार ओ लिख देता है, इस तरह से भी आता है। तो डिटेल्स में नहीं जाते हैं, सिंपली अगर पूछा जाए तो किसी और एक समुच्चय ए की बात कर रहे हैं और ये कार्तीय गुणन जो होगा a क्रॉस a में एक प्रतिचित्रण कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू द्विआधारी संक्रिया। अब द्विआधारी संक्रिया में क्या होता है, सिंपली स्टार लगा करके एक फॉर्मूला दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, जैसे a स्टार b करके आपको एक फॉर्मूला दे दिया कि यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस में b है प्लस में यहाँ पे 3 इंटू ए दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बाबू 2 स्टार 3 का अगर ऐसा है तो 2 स्टार 3 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता। तो करना क्या है आपको बाबू, सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि ए का वैल्यू हो गया 2 और बी का वैल्यू हो गया 3। जहां जहां ए होगा वहां 2 रख देना है, जहां जहां 3 होगा वहां मतलब बी होगा वहां 3 रख देना। इस प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पे 2 होगा तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बी है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू ए है तो ए का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे सबको जोड़ घटा गुना भाग कर लीजिएगा। 2 का स्क्वायर हो गया बाबू 4, 3 हो जाएगा प्लस में प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, सबको ऐड कर दोगे तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा। इस तरह का सवाल आएगा जो कि इजीली आपसे आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया की बीजगणितीय ये सिंपली समझने के लिए यहाँ से कुछ सवाल होता नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि अगर संक्रिया द्विआधारी की बात की जाए तो वो क्रम विनिमय होता है, साहचर्य होता है, बंटनीय द्विआधारी होता है, तत्समक अवयव प्रतीत। यहां से आगे बढ़ते हैं सवाल के ऊपर, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव लास्ट बना लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, दो समुच्चय दिया हुआ है और इसके बीच में एक रिलेशन यहां पे बना करके रखा, पूछा है कि ये किस प्रकार का फलन है, किस प्रकार का फलन है, या एकैकी हो सकता है या अनेकैकी हो सकता है। अनेकैकी मतलब बहुएक फलन होता है। तो यहां पे देखिएगा ए का रिलेशन 1 के साथ है, ठीक है, ए का रिलेशन किसके साथ है 1 के साथ, तो ए का रिलेशन 1 के साथ है, बी का रिलेशन 2 के साथ है और सी का रिलेशन 2 के साथ है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें, ये हमारे लिए समुच्चय बात कर देते हैं। समुच्चय में यहाँ पे एलिमेंट, ये समुच्चय हमारा ए है और ये समुच्चय हमारा बी है। एक एलिमेंट कौन कौन से है, तो एक एलिमेंट है ए, बी है और सी है। और अगर बात करें बी का एलिमेंट कौन है, 1 है, 2 है और क्या है 3 है। और अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ और सी का रिलेशन भी क्या है 2 के साथ। तो देख करके साफ समझ में आ रहा है कि बाबू यहाँ क्या हो रहा है, एक से ज्यादा हो रहा है। एक से ज्यादा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं मेनी, और एक अवयव का रिलेशन होता है उसको कहते हैं 1। दैट मींस क्या हो गया मेनी वन फंक्शन। क्या हो गया मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन मतलब क्या हो गया अनेकैकी। सबसे पहली बात है कि जो भी एकैकी वाला ऑप्शन है उसको तो काट दीजिए, ये एकैकी वाला, ये भी एकैकी वाला, खत्म। तो बचा कौन अनेकैकी वाला, अनेकैकी वाला, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अंतःक्षेपी होगा या आच्छादक होगा। बताए थे कि समुच्चय बी में अगर कोई भी अवयव रह जाता है, अगर कोई भी अवयव रह जाता है, रिलेशन नहीं बना यानी किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बना, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या अंतःक्षेपी। क्या कहते हैं अंतःक्षेपी। तो ये हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ये हमारे लिए होने वाला नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया गया है कि एक फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर इस प्रकार से, एक gx दिया हुआ है, हमको पता करना है गॉफ का वैल्यू। सिंपली गॉफ का वैल्यू बता चुके हैं कि गॉफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, गॉफ निकालने के लिए हम लोग को पता है
कि ये होता है g ऑफ fx। क्या होता है बाबू? g ऑफ fx। क्या होता है? g ऑफ fx। तो यहाँ पे g का फंक्शन gx का फंक्शन क्या है हमारा? ये दिया हुआ है 2x प्लस 3। क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3। बता चुके हैं कि इसमें x का रिप्लेसमेंट होगा किसके साथ? x का रिप्लेसमेंट होगा बाबू fx के साथ, दैट मींस x स्क्वायर माइनस 1 के साथ। तो जहां जहां ध्यान दीजिएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखाएगा? वहां वहां लिखाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 3 अपनी जगह रहेगा। अगर इसको तोड़ोगे तो यहां पे मिलेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो यहां पे मिलने वाला है 2x स्क्वायर और इसमें से माइनस कर दोगे तो प्लस में बचेगा कौन? ऑप्शन। अब यहां पे ढूंढ लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा होने वाला। देखिएगा ऑप्शन यहां पे कौन सा होने वाला है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए। बोलो दिक्कत भी किसी को? सिंपली ये फॉग और गॉप आएगा ही आएगा। इस तरह का सवाल बोर्ड में पूछा जाता है बाबू। यहां से फिर उसी तरह का सवाल दिया हुआ है, ये फंक्शन का कंडीशन है कि अगर fx और fx2, fx1 और fx2 बराबर है और साथ ही साथ x1 और x2 बराबर है, तो बताओ कि ये फंक्शन कौन सा होगा। तो इसका तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये तो गुणधर्म है किसका? 1 1 फंक्शन का। 1 1 फंक्शन बताए थे कि fx1 और fx2 बराबर होता है और अगर वो दोनों अवयव भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो वो 1 1 यानी एकैकी के लिए होता है। यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग? एकैकी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एकैकी फलन करते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब यहां पे दिया है दो तरह के समुच्चय दिए हैं और इसमें बोल रहा है कि एक फलन इस प्रकार दिया गया है कि ये क्या है? कंडीशन fx x प्लस 5 दिया हुआ है। अब यहां पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है। पहले तो हम बना लेते हैं, सिंपली बना लेंगे तो क्या करेंगे? ये हो गया समुच्चय ए, हो गया समुच्चय बी। यहां देखिएगा ये समुच्चय हो गया ए, ये हो गया समुच्चय बी। एक एलिमेंट की अगर बात की जाए बाबू, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या दिया? 1 है, 2 है और क्या है? 3 है। और अगर बी की बात करें तो 6 है, 7 है और क्या है? 8 है। इन दोनों के बीच में अगर कंडीशन की बात की जाए बाबू, इसमें अगर कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन हमको क्या रखा गया है कि y का जो वैल्यू होना चाहिए बाबू x से कितना अधिक होना चाहिए? x से 5 अधिक होना चाहिए। देखिएगा अगर हम x का मान रखे 1, बताए हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है समुच्चय ए के अवयव को x कहते हैं और समुच्चय बी के अवयव को हम लोग कहते हैं y। तो x का मान अगर 1 रखे, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दैट मींस 1 का रिलेशन किसके साथ होगा? 6 के साथ होगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 7। 2 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? 7 के साथ। और अगर 3 रखेंगे, 3 प्लस 5 करेंगे किसके साथ? 8 के साथ। और देख करके साफ आपको समझ में आ जाएगा बाबू कि एक अवयव का सिर्फ और सिर्फ एक अवयव के साथ संबंध है। तो इस प्रकार के हम लोग फंक्शन को जब एक अवयव का, इसको यहां पे देख रहे हैं 1 है और इधर भी क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन कहते हैं। और साथ ही साथ देखोगे बी के सारे एलिमेंट क्या है? ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। और अगर ए के किसी न किसी प्रतिबिंब होता है तो इसको साथ ही साथ आच्छादक भी कहते हैं। तो ये एकैकी भी है और आच्छादक भी है। बोलो दिक्कत भी बाबू? ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 1 फंक्शन और आच्छादक भी है। आगे बढ़ते हैं बाबू। ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। एक रिलेशन दिया गया यहाँ पे और पूछ रहा है प्रतिबिंब। बाबू याद रख लीजिएगा इस तरह का सवाल बोर्ड में 100% पूछा ही पूछा जाता है। तो इसको हम क्या बोले थे? इसको मान लो y और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 3x माइनस 4। और बनाने का तरीका सिंपल है, बहुत ही आसान बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि आप क्या करो, याद रख लो, इधर रख लो चुपचाप x। क्या रख लो? चुपचाप x रख लो, सिंपल x रख लो। इधर जो प्लस में होगा इधर आएगा माइनस में, जो माइनस होगा इधर आएगा प्लस में। तो माइनस में 4 है तो इधर आ गया क्या हो गया? प्लस में। और जो गुना में होता है बाबू वो क्या हो जाता है? भाग में। तो x प्लस 4/3, x प्लस 4/3 ढूंढ लेते हैं। x प्लस 4/3 ऑप्शन नंबर ए। बोलो देखिए कितना आसान हो गया है ना? कितना आसान हो गया। ये इस तरह के सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह का सवाल दिए गए हैं। तो इजीली आप समझ सकते हो कि ये इसका इनवर्स क्या कहलाएगा। ये रख लिए x प्लस में 3 है तो माइनस में आ जाएगा 3। ये 4 गुना में है तो क्या हो जाएगा? भाग में। 4 गुना में है तो क्या आ जाएगा बाबू? भाग में आ जाएगा। x माइनस 3/4, x माइनस 3/4 ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। x माइनस 3/4, x माइनस 3/4। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहां पे दिया हुआ है फॉग। अच्छा f ऑफ f निकालना, ध्यान से देखोगे हम बता चुके हैं f ऑफ f कैसे निकालते हैं बाबू। तो यहां पे इसको कहते हैं f और एंगल में कौन आ जाता है? fx। तो fx की अगर फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है बाबू? तो यहां पे दिया हुआ है 3 माइनस x का क्यूब है और टू दी पावर में क्या है? 1/3 है। अब बता चुके हैं कि x का रिप्लेसमेंट होता है किसके साथ होगा? तो यहाँ पे fx के साथ ही होगा। तो जहां जहां x है वहां ये वैल्यू रख दोगे। तो यहाँ पे रखने वाले हम 3 माइनस x के जगह पे क्या रखेंगे? तो x के जगह पे रखेंगे x माइनस 3 पर पावर 3
और ये पावर क्या है, पावर है इसका, थोड़ा सा यहाँ पे सब लगा देते हैं, पावर क्या है 1/3, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है x का क्यूब करना है ना, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब, और होल पावर 1/3 अभी भी है अपने जगह पे, सिर्फ x का रिप्लेसमेंट होता है बाबू। अब यहाँ पे अगर x का रिप्लेसमेंट होगा, ध्यान से देखोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा गुना और भाग में, बचेगा कौन, तो ये बचेगा x - 3 का होल क्यूब, ये बचेगा 3 माइनस यहाँ हो जाएगा x - 3 का होल क्यूब हो रहा है बाबू, और पावर में क्या हो रहा है 1/3। तो हमको लगता है इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ लेते हैं, ये तोड़ लेते हैं, ये 3 अपने जगह पे माइनस, देखोगे a - b का होल क्यूब करना है, a - b का होल क्यूब करना, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a का क्यूब माइनस में हो जाता है यहाँ पे b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब करोगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा, और माइनस में हो जाता है 3a² b, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a हो जाएगा x इंटू हो जाएगा b, यानी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर कर लोगे b हो जाएगा, और प्लस में हो जाता है, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, यहां हो जाएगा 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो कुछ टर्म यहाँ पे कट जाएंगे और कुछ टर्म बचेगा, तो यहाँ पे काट कुट करके हम निकाल देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर लीजिएगा रफ, थोड़ा सा कर लीजिएगा बाबू, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है n, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन पूछ रहा है, इनवर्स फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे y अगर है तो हम क्या बोले थे कि f(x) इनवर्स मानने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हम बनाते हैं, इधर रख लोगे x, ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2 गुना में है तो भाग में x - 3/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल बोर्ड में कई बार पूछा गया फॉर और गॉफ निकालने के लिए, देखो इसमें फॉग पूछ रहा है, यहाँ पे क्या बोले थे f ऑफ g पूछ रहा है, तो यहाँ पे f ऑफ gx हो जाएगा, यहाँ हो गया f, यहाँ पे gx चला जाएगा इसके एंगल में, और यहां पे हो जाएगा fx का फंक्शन क्या है बाबू, fx का फंक्शन दिया हुआ 8x का क्यूब है, और बता चुके हैं x रिप्लेसमेंट होगा, किसके साथ होगा, इस बार gx के साथ हो रहा है, gx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहां पे हो गया 8x के जगह पे क्या लिखा जाएगा, x पर पावर 1/3 है, और यहाँ पे x का क्यूब है तो क्यूब तो अपने जगह रहेगा, जिसमें हमको पता है पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये गुना में भाग में कट करके खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन बाबू, 8x बचेगा, 8x ये हमारे लिए हो गया आंसर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया r, यहाँ पे दिया हुआ है ये प्रतिलोम, बाप रे इतना सवाल पूछा गया है, प्रतिलोम बहुत पूछता है बाबू, प्रतिलोम बहुत पूछता है, तो इनवर्स निकालने के लिए सिंपली क्या बोलोगे, यहाँ बोलते थे x लिखना है, जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, जो गुना में हुआ आएगा भाग में, x - 4/5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। बोलो दिक्कत भी किसी को दिक्कत भी है, यहां से बाबू जितना पढ़ा चुके हैं ना, इससे एक भी सवाल आपको बाहर पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाएगा बाबू यहीं से पूछा जाएगा, एक भी सवाल इधर उधर नहीं होगा, 4-5 कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं, वही 3-4 गो रिलेशन है जो हम लोग बता चुके हैं, 2-3 गो फंक्शन है, और 2-3 कॉन्सेप्ट इधर से जो संयोग वाला, फॉग और गॉफ वाला, ये इनवर्स वाला, इसके अलावा और एक वो द्विआधारी स्टार वाला सवाल, डायरेक्ट बोलो ना, स्टार वाला सवाल, इसके अलावा कोई भी सवाल आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए, जब भी हमारा सेशन आए, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन के साथ, अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।